जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स को और लगभग हम इकोनॉमिक्स के अंत की तरफ ही हैं। और आज जो मैं टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ वो स्टॉक एंड इंश्योरेंस, ये दोनों टॉपिक जो है एक साथ ही कवर कर लेंगे। छोटे छोटे टॉपिक हैं वैसे, अब करने को तो इनके ऊपर से किताबें लिख दीजिए, लेकिन अपने एग्जाम के लिए कितना रेलिवेंट है वो हमें देखना पड़ता है, उतना ही छांटना पड़ता है। सो मैंने देखा कि दोनों में से कुछ कुछ प्रश्न आए हैं, जैसे मान लीजिए कि पाँच छः प्रश्न मेरे को इंश्योरेंस से देखने को मिले, पाँच छः इधर से देखने को मिले। सो कुल मिला के आप मोटा मोटा मान के चलिए कि 10-12 प्रश्न इन दोनों टॉपिक को मिलाकर आए हैं। सो इस वजह से जो है ये दोनों एक साथ ही रख दें ताकि एक साथ ही पूरे लेक्चर में कवर हो जाए। तो ये एक है तो ठीक ठाक टॉपिक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन ठीक ठाक टॉपिक है और आसान भी है। और वहीं पर अगर स्टॉक को हम देखने जाएं तो आप देखिए कि जैसे अभी आप लोग म्यूचुअल फंड वगैरह देखते हैं या फिर शेयर मार्केट देखते हैं, तो लगभग कुछ वहीं से रिलेटेड कुछ कुछ चीज़ें रहेंगी। बहुत ज़्यादा उसकी डिटेलिंग में या डीप में हमें जाने की ज़रूरत तो है नहीं, हमें कोई शेयर बाज़ार का स्टॉकिया तो बनना नहीं है, लेकिन काम की चीज़ें ज़रूर हम देख लेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट है, ताकि जो चीज़ें हैं वो एग्ज़ाम में पूछेगा जो एग्जामिनर, वो हमें टिप्स में और हमें ज़्यादा वहाँ पे दिक्कत ना हो। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं एक बार फटाफट से लाइव आ जाइए, है ना, और इसको सेशन को एक बार शेयर भी कर दीजिए, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। आप देखिए कि अभी जो हम पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं हम जीके का रामबन 4.0 बैच, जो ज़ीरो टू हीरो लाइव बैच है भाई मेरे, है ना। सो इसके अंदर हम एसएससी और रेलवे दोनों का ही कवर कर रहे हैं दोस्तों जी। नमस्ते नमस्ते भाई, नमस्ते मयंक, नमस्ते जीतू भाई, राम राम भाई। चलिए तो शेयर कर दीजिए एक बारी फटाफट से, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ये बैच अगर कोई लेना चाहता है तो जीवी कक्षा ऐप से ले सकता है। आपको पता है इस बार हमने जो है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को सिलेक्शन दिया है। ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जहाँ हमारे स्टूडेंट का सिलेक्शन ना हुआ हो? लगभग हर जगह पे स्टूडेंट्स सिलेक्ट हुए हैं और वो कंटेंट पढ़ के जो हमने एक बैच के अंदर दिया था, आप देखिए पिछली बार, अब ये जो है अपडेटेड बैच है सबसे नया वाला। सो इसका कंटेंट पढ़ के भी आपका सिलेक्शन होगा ही होगा, ये पक्का है, ठीक है जी। जी हिंदी वालों पर भी फोकस करेंगे, आ जाइए फटाफट से। आओ तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंश्योरेंस से भाई मेरे, इंश्योरेंस के टॉपिक से। आज थोड़ी सी क्लास लेट इसलिए हो गई क्योंकि बहुत सारे टॉपर्स वगैरह से बात चल रही थी और थोड़ा सा जो है डिले हो गया। सो कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभार हो जाता है। सो आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो इंश्योरेंस यानी कि बीमा क्षेत्र की बात करते हैं भाई मेरे। सो इंश्योरेंस का जो ये पूरा का पूरा सीन है, ये सबसे पहली बार कब पिक्चर में आता है? तो ये ब्रिटिश रूल में आता है, जब इंडिया गुलाम था, है ना, अंग्रेजों का, उस टाइम पे आया था, है ना। इसके अलावा आप देखिए कि अर्ली इंश्योरेंस कंपनीज के बारे में पूछ सकते हैं कि भाई सबसे पहली भारत के अंदर इंश्योरेंस कंपनी कौन सी थी? सो वो कौन सी थी? आपकी ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। सो ये 1818 में कलकत्ता में इसकी नींव रखी गई थी, ये आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद फर्स्ट इंडियन इंश्योरेंस कंपनी अगर कोई पूछ लेगा, है ना, सो वो कहाँ पे स्टार्ट हुई? तो वो बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ एश्योरेंस सोसाइटी के नाम से जो 1870 में स्टार्ट हुई थी इंडिया में। सो ये देखिए कि ये फॉरेनर की थी, ये सिर्फ लिखा है हमने फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी, है ना, लेकिन ये इंडियन थी। सो दोनों में अंतर है, पेपर के अंदर जिस टाइप का सवाल आ गया आप उसी में उत्तर मार्क कर देंगे। फिर अगर ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस कंपनी भारत की पूछ लिया जाए तो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी जो है ये 1906 में बनी थी, ये आज भी जिंदा है ना। एनआईसी आप देखिए कि बहुत सारे लोग इसके एग्जाम वगैरह भी देते हैं, सो ये वही है। इसके अलावा इंश्योरेंस सेक्टर अगर भारत के मैं बात करता हूँ तो दो बड़े मेजर सेक्टरों में ये डिवाइडेड है ना। आप ऐसे मान लीजिए, एक तो हो गया एलआईसी वाला और दूसरा हो गया जनरल इंश्योरेंस वाला, ठीक है। आज की डेट में मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट ने जो इंश्योरेंस के ऊपर, हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर जो है, हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर जो है जीएसटी जो है अभी ज़ीरो कर दिया, क्योंकि गवर्नमेंट इस सेक्टर को जो है थोड़ा सा बूस्ट करना चाहती है। अच्छा, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, जब आप देखिए सरकारी नौकरी में जाते हैं तो आपका एक कार्ड बनता है CGHS कार्ड। इसमें लगभग सारे हॉस्पिटल्स अच्छे वाले आपके शहर के एंटाइटल्ड ही होते हैं। सो वहाँ जब जाएंगे आप तो लगभग आधे रेट हो जाते हैं, है ना। मान लीजिए कि कोई इलाज जो है 1 लाख रुपए में हो रहा है तो जाते ही आपका रेट 50,000 रुपये हो जाएगा, और वो 50,000 रुपये तो आपको पे करने पड़ेंगे, लेकिन बाद में जो है आप अपने डिपार्टमेंट से वो भर के पूरा का पूरा, है ना, PFMS पोर्टल पे वो वापस से क्लेम कर सकते हैं। फिर वो जितना भी उसमें CGHS रेट का रहेगा वो सारा आपको रिटर्न हो जाता है पैसा। सो ये भी एक तरीका है, लेकिन अब ऐसा भी हो सकता है कि किसी की नौकरी ना लगे, या कई बार होता है कि आपकी नौकरी ऐसी जगह पे लग रखी है जहाँ पे वैसे वाले हॉस्पिटल एंटाइटल्ड नहीं है जो आपको चाहिए। सो उस केस में लोग जो बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनियों के इंश्योरेंस भी ले लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, और पूरी पूरी फैमिली का भी ले लेते हैं। वैसे एक लेकर रख लेना चाहिए है, उसमें कोई बुराई नहीं है, सिर्फ CGHS के ऊपर डिपेंड भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके लगभग आप देखिए कि अगर आप इंस्पेक्टर है तो मोटा मोटा 450-500 रुपये कटते हैं, आप टीए वगैरह आते हैं तो 200-250 रुपये कटते हैं CGHS के, ठीक है भाई।
सो ये जो इंश्योरेंस की कंपनियां हैं सारी नेशनलाइज कर दी गई थी 1956 में। जो आईपीआर 1956 से आप याद रख सकते हैं इसको। तो नेशनलाइज करने का मतलब है कि गवर्नमेंट ने सब अपने अंडरटेक कर ली थी, ऐसे समझ लीजिए, है ना। उस टाइम पे गवर्नमेंट की नीति ही पब्लिक सेक्टर वाली थी, प्राइवेट सेक्टर को इतना बढ़ावा दिया भी नहीं करते थे। लेकिन बाद में आप देखिए कि जैसे बैंक बाद में रीओपन हुआ है ना, 1995 में एचडीएफसी आया, इससे पहले सारे बैंक इंदिरा गांधी ने नेशनलाइज कर लिए थे। ऐसे ही आप समझिए कि इसको भी जब नेशनलाइज 1956 में कर दिया गया था, तो बाद में ये प्राइवेट सेक्टर के हाथ में आया था 1999 में। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कब जो है ये प्राइवेटाइजेशन इंश्योरेंस सेक्टर में हुई। इसके अलावा आप देखिए तो पहले क्या होता था, मैं आपको थोड़ा सा पुराना सिनेरियो बताता हूँ, ओल्ड, वेरी ओल्ड सिनेरियो। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 1956 के आसपास की, है ना। सो 1956 से 91 के बीच के आसपास की मैं बात कर रहा हूँ। उस टाइम पे केवल 26% ही जो है एफडीआई इसमें हो सकती थी। कितनी एफडीआई इंश्योरेंस सेक्टर में अलाउड थी? 26% के आसपास। फिर धीरे धीरे बढ़ाकर इसको नीचे की तरफ कर देते हैं। फिर जब आप देखिए कि वक्त आया लगभग 2021 का। सो उस टाइम पे इसको कितना कर दिया गया? 74%। और फिर अब वक्त आया है 2025 का। अब इसको कितना कर दिया गया है? 100%, क्योंकि सरकार चाह रही है कि भाई हमारे देश में इंश्योरेंस कंपनियां बूम करें, लोग हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह, लाइफ इंश्योरेंस वगैरह लें। आपको मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, आप यूएस में जाएंगे, दुबई में जाएंगे, यहाँ पे इलाज इतना महंगा है, आपको बस ये समझो कि भगवान की कृपा, आप समझिए कि भारत के अंदर तो बहुत फास्ट इलाज हो जाता है ना। आप जाते हैं, डॉक्टर को पैसे देते हैं, आपका इलाज हो जाता है। आप विदेशों में जाएंगे तो आपने अगर इंश्योरेंस नहीं करा रखा तो आपकी बैंड बज जाएगी। आज तो आप देखिए केमिस्ट की दुकान पे जाते हैं, है ना, आप बोलते हैं पैरासीटामोल दे दे, ये टैबलेट दे दे, वो टैबलेट दे दे, वो मुंह उठा के दे देता है। इवन केमिस्ट भी जो डॉक्टर का काम करते हैं ना, कि बच्चे का पेट दर्द हो रहा है तो वो उठा के आपको पुड़िया बना के दे देगा। लेकिन अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं, दुबई में जाते हैं, यूएस में जाते हैं ना, सो लगभग हमारी सारी फैमिली वहीं सेटल्ड है, इसलिए मतलब फैमिली का मतलब है एक्सटेंडेड फैमिलीज़, है ना। ऐसे मत समझ लेना कि सर बहुत अमीर हैं, है ना। एक्सटेंडेड फैमिलीज़, तो वो आते हैं तो वो हमें सारी चीज़ें बताते रहते हैं, ये सब चीज़ें। सो आप देखिए कि वहाँ पे क्या होता है कि किसी भी केमिस्ट पे भी आप चले जाओगे, मजाल है कि वो केमिस्ट आपको एक भी दवाई दे दे, वो दवाई देगा ही नहीं आपको जब तक कि आपके पास डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन ना हो। और मज़ेदार बात ये है कि डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन लेने के लिए आपको कम से कम 5 से 10 हज़ार रुपये देने पड़ते हैं हॉस्पिटल में जाके, तब डॉक्टर जो आपको प्रेस्क्रिप्शन देते हैं। जी हाँ, डॉक्टर की पर्ची जो है ना, जो आपके शहर में हो सकता है 100, 150, 200 रुपये में पर्ची होती है। सो वो पर्ची जो है फॉरेन में 5,000 से तो शुरू है ना। फिर डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कैसा, 5 से 10 हज़ार रुपये में केवल डॉक्टर की पर्ची कटती है वहाँ। और आप देख लीजिए उसके बाद जो है वो लिख कर देगा, फिर आप केमिस्ट पे जाएंगे, तब केमिस्ट आपको दवाई देगा। और अगर आपको दांत तक निकलवाना है ना, सो दांत तक निकलवाना है तो बहुत मुश्किल हाल है वहाँ पे। आप ऐसे मत समझिए कि आप गए और दांत निकल जाएगा। डॉक्टर आपको डेट डाल देगा अगले महीने की, 2 महीने की, और फिर आप उस ड्यूरेशन में जाएंगे। हाँ, प्राइवेटाइज्ड है तो एक अलग बात है, प्राइवेट की तो एक अलग बात हो जाती है, वो बहुत ही खर्चीला होता है वहाँ पे प्राइवेट, मैंने बताया ना। जनरली लोग जो है रेफर करते हैं पब्लिक हॉस्पिटल्स को। सो वो आपकी डेट डाल देगा, अगर उस डेट को नहीं गया फिर करेगा ही नहीं, फिर आपका दांत ही नहीं निकलेगा, है ना। सो उसी डेट को आपको जाना पड़ेगा। बहुत झंझट है, बहुत नौटंकियाँ है ना फॉरेन में भी। तो इसीलिए लोग जो है मैक्सिमम जो भारतीय लोग हैं वो अपने दांत दूत भी वहाँ नहीं निकलवाते, वो इंडिया में ही आके सारा इलाज करवा लेते हैं कि भाई जो वहाँ पे काम होगा 40-50 हज़ार में, इंडिया वाला डॉक्टर जो है 1000-1500 में कर देगा। काहे को उधर इतने धक्के खाते रहे, है ना। तो ऐसी भी चीज़ है, इसीलिए वहाँ के लोग जो है इंश्योरेंस करवा के रखते हैं। सो वो जितना भी खर्चा होता है वो इंश्योरेंस की कंपनियां फिर उसमें भर देती हैं। या फिर आप पब्लिक हॉस्पिटल्स में जाइए, नहीं तो फिर प्राइवेट में जाना, तो इंश्योरेंस लगभग हर इंसान का वहाँ पे होना ही चाहिए है। सो यही बताया कि भारत के शुरुआती बीमा कंपनियों की बात करते हैं तो भारत में सबसे पहले ब्रिटिश राज में बीमा कंपनियां शुरू हुई थी। सबसे पहली भारतीय नहीं कहेंगे, सबसे पहली बीमा कंपनी जो भारत में बनी वो ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस है। ये 1818 में कलकत्ता में बनती है। और जो सबसे पहली भारतीय बीमा कंपनी है वो बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी है, ये 1870 में बनती है। उसके अलावा आप नेशनल इंश्योरेंस कंपनी जो है आज की डेट में जो जिंदा भी है, 1906 में बनी थी, ये अभी तक की मौजूदा भारत की सबसे पुरानी जो है इंश्योरेंस की कंपनी है, बीमा कंपनी है। और भारत में जो बीमा उद्योग है ये 2 भागों में बटा हुआ है। आपने नाम भी सुना होगा एलआईसी का, है ना। लगभग आप समझिए कि हमारी जीडीपी का 25, गवर्नमेंट जितना खर्चा कर रही है उसका 25% तो एलआईसी दे रहा है। ये हाल देख लीजिए आप। तो जीवन बीमा और सामान्य बीमा, है ना, तो ये 2 तरह के बीमा होते हैं। जीवन बीमा वही होता है कि भाई जिस केस में मृत्यु हो जाती है तो फैमिली को कुछ बहुत बड़ा एक लमसम अमाउंट मिलता है। सामान्य बीमा जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भाई आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ रहा है, मेडिकल इंश्योरेंस हो गया, या फिर आपका दूसरा गाड़ियों के इंश्योरेंस हो गए, है ना, वाहनों के जितने भी हैं। सो इस तरीके से बहुत सारे, अब तो मोबाइलों के इंश्योरेंस आने लगे, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। सो इस तरीके से सो अभी आप ये 1% नहीं है, ये 1% नहीं है, ये 100% है, ठीक है। सो आज की डेट में जो है इंश्योरेंस सेक्टर में अगर कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 100% का किया जा सकता है ना।
चलिए अब बात करते हैं, जो मैंने दो भाग बताया उसमें से एक भाग की बात करते हैं एलआईसी की। सो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है ना, सो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये एस्टेब्लिश हुए 1 सितंबर 1956 को। ये नाम आपको याद रखना है और डेट भी याद रखनी है, ये पूछी जा सकती है कभी भी। अच्छा, इसको जो है ये किसकी लीडरशिप में क्रिएट हुई है, तो सीडी देशमुख साहब जो हैं इनकी लीडरशिप में इसको क्रिएट किया गया था भाई मेरे। और अगर हम देखते हैं तो नेशनलाइजेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस जो हुई थी जब, तो उसमें इस कंपनी का रोल बहुत बड़ा था, है ना, क्योंकि ये सरकारी है तो आप समझिए कि सब इसके अंडर आ गए, एक तरह से आप ऐसे समझ सकते हैं। यानी इंश्योरेंस में यही माई बाप है सबका। फिर हेडक्वार्टर इसके कहाँ पे पड़ते हैं, तो आपको मुंबई में पड़ते हैं भाई मेरे। इसके अलावा इसके जोन्स देखते हैं तो 8 टोटल जोन्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिख दिए, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद, कानपुर, कोलकाता, भोपाल और पटना। इसके अलावा इंपॉर्टेंस क्या है भाई मेरे, एक तो ये ध्यान रखना कि लार्जेस्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है भारत की। आपको कभी भी लाइफ इंश्योरेंस की जरूरत पड़ती है जीवन में अपने परिवार के लिए, भाई 1 करोड़ का, 2 करोड़ का करवाना चाहते हैं ना, ये डिपेंड करता है आपकी सैलरी कितनी है। उसमें कुछ ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए आप 50,000 रुपये कमा रहे हो तो उसका शायद 35 गुना करके जो है आप उस अमाउंट का इंश्योरेंस करवा सकते हैं कि भाई फैमिली को, आपको कुछ हो गया तो फैमिली को इतना अमाउंट मिल जाएगा। सो उसका एक लमसम आप करवा सकते हैं। सो एलआईसी पे लोग भरोसा बहुत करते हैं, जनरली एलआईसी को ही प्रेफर किया जाता है इस चीज़ के लिए। इसके अलावा लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन दी कंट्री भी है भाई मेरे, है ना, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स भी। अब इतना पैसा आएगा इसके पास तो क्या करेगा, है ना, रखेगा तो लोगों को देगा कहाँ से। सो इन्वेस्टमेंट के अंदर जो है ये यूज़ करते हैं उस पैसे को। एलआईसी फाइनेंस करता है नियरली 25% ऑफ गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर। जो मैंने बोला ना कि सरकार जितना भी देश भर में खर्चा करती है उसका 25% तो भाई साहब एलआईसी दे रहा है उसे। ये देख लीजिए कि कितनी बड़ी चीज़ है ये भारत के हिसाब से, ठीक है जी। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि पॉलिटी कब स्टार्ट होगी भाई मेरे, तो आज और कल इकोनॉमिक्स होगी, उसके बाद 2 लेक्चर इकोनॉमिक्स के रिकॉर्डेड में अलग से डलेंगे, पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह वाले 2 या 3 डलेंगे। सो हमारा जो है, हमारी तरफ से कल जो है पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगी। और आप देख रहे होंगे कितने शानदार तरीके से मैं करवा रहा हूँ, एक भी चीज़ छुड़वाई नहीं है, लगभग सारी चीज़ें कवर कर दी हैं, ठीक है। हाँ, एक बैंकिंग का और मनी वाला था, वो भी जो है रिकॉर्डेड फॉर्म में ही आएगा। चलिए, तो मैंने यहाँ पे बता दिया भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना जो है 1 सितंबर 1956 में होती है, सीडी देशमुख के नेतृत्व में होती है, ये नाम आपको याद रख लेना है। और भारत में राष्ट्रीयकरण में जो है इसकी बहुत बड़ी भूमिका थी। इसके अलावा मुख्यालय इसका मुंबई में है। 8 इसके जोन हैं जो मैंने बताया था, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, कानपुर, भोपाल और पटना हो गया। इसके अलावा एलआईसी का महत्व यही है कि भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है। दूसरा, भारत के आप समझिए कि 25% खर्च का वित्त पोषण यही कंपनी करती है। बाकी ये सबसे बड़ी निवेशक भी है। चलिए, क्वेश्चन ये देखिए कि ये क्या पूछा गया। आई थिंक ये रेलवे में आया क्वेश्चन है, जहाँ तक मेरे को लग रहा है ये आरआरबी में आया क्वेश्चन मेरे को लग रहा है, या फिर एमटीएस में आया है या आरआरबी में आया, इन दोनों में से किसी में आया है ये क्वेश्चन। एग्जैक्ट मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन इन दोनों में से एक में आया है। सो इन डैश द लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर वॉज नेशनलाइज्ड एंड द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस इन दिस सेम ईयर। सो ये हमसे पूछ रहा है कि जो लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर है वो नेशनलाइज कब हुआ, और उसी टाइम पे जो है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन पिक्चर में आती है एलआईसी। सो ये 1956 का टाइम है। आपको मैंने बोला था इसको आप कहाँ से याद रख सकते हैं, एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आया था आईपीआर 1956, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाता है। सो आप उससे याद रख सकते हैं इस चीज़ को। बस ये एक तरीका है, कोई बड़ा इवेंट होता है किसी टाइम पर तो उससे हम याद रख लेते हैं चीज़ों को। आगे अब दूसरा भाग कौन सा बनता है, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का बनता है। सो जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन कब आती है पिक्चर में, 22 नवंबर 1972 को आती है, अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। सो एक्ट भी आपसे पूछा जा सकता है, आपसे डेट भी पूछी जा सकती है, ये दोनों ही कथन आपको पता होने चाहिए हैं। बिल्कुल सही बताया है बानियाज आपने, सी इसका उत्तर है जी, ठीक है जी। निहाल कह रहे हैं कि उनकी रिकॉर्डेड वीडियोस यूट्यूब पे भी डाल दीजिए। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि उन दोनों की वीडियोस जो है मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में यूट्यूब पे भी डाल दूं, अनएम्प्लॉयमेंट वाली और पॉवर्टी वाली, ठीक है। सो आप वो देख लेना, बाद में वो जो है फिर हाइड हो जाएगी कुछ समय के लिए, 1-2 दिन के लिए मैं डाल दूंगा। सो ऐसा करेंगे कि मोस्ट प्रोबेबली मेरे दिमाग में जो आ रहा है, ऐसा करते हैं कल हम इसको पूरा ख़त्म करते हैं, है ना। उसके बाद जो 2 या 3 रिकॉर्डेड सेशन हैं वो अगले 2 या 3 दिन के अंदर रिकॉर्डेड फॉर्मेट में डल जाएंगे, उनको आप रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देख लेना। इतने मुझे टाइम मिल जाएगा पूरी पॉलिटिक्स जितनी भी हमारी है उसको संगठित करने का, तो वो 2-3 दिन में फिर मैं पूरी पॉलिटिक्स को संगठित कर लूँगा। आपका भी समय वेस्ट नहीं होगा, तो वो 2-3 टॉपिक आपके भी कवर हो जाएंगे लगभग साथ के साथ। सो ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ कर लेंगे ताकि किसी का नुकसान भी ना हो।
चलिए, फिर उसके बाद आप देख लीजिए, इट बिगेन इट्स ऑपरेशन ऑन 1 जनवरी 1973। ये आपसे सब पूछा जा सकता है, जो भी मैंने यहाँ लिख दिया है ना, आप समझिए ये सारा रिसर्च कंटेंट है। एक भी कंटेंट आपको ये नहीं समझना कि भाई जीबी कक्षा ने कचरा लिख दिया, कुछ कचरा नहीं है यहाँ पे, सब अच्छा कंटेंट लिखा है और सारा ही आपको पता होना चाहिए। काम काम की चीज़ों को मैं अंडरलाइन या बोल्ड ज़रूर करता हूँ, ये इसलिए करता हूँ कि बच्चा पूरे पेज को देख के कई बार जो है डर जाता है कि भाई क्या चीज़ याद रखो और क्या नहीं। अब आप अपनी आंख को बंद करो और एक बार से वापस इस पेज को देखो, आपको देखते ही पता लग जाएगा याद क्या करना है, देखते ही हाईलाइट होगा। मतलब ऐसे नोट्स मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ जिसमें आपको पेन या पेंसिल उठाना ही ना पड़े, बस आपका दिमाग उसको देख के याद करने की तरफ चले। सो जीआईसी वाज क्रिएटेड आफ्टर द नेशनलाइजेशन ऑफ जनरल इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया। तो वही मैंने बताया ना कि जब राष्ट्रीयकरण सब कंपनियों का हुआ है ना इंश्योरेंस सेक्टर में, तो उसके बाद ही जीआईसी को बनाया गया था। इसके अलावा आप देखते हैं तो नेशनलाइज वाज कैरिड आउट थ्रू दी, नेशनलाइजेशन किस एक्ट के तहत हुई जीआईसी वाली की? सो जनरल इंश्योरेंस बिजनेस एक्ट 1972 के तहत हुई है, ये आप ध्यान में रखेंगे। इसी एक्ट को कई बार गिबना भी बोल देते हैं, गिबना यानी कि GIBNA, गिबना। इसके अलावा इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी से भी सवाल अब देखिए अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। सो इसको बोलते हैं इरडई। इसके आई थिंक अच्छा वो इरेडा है जिसके शेयर अभी चल रहे थे, हाँ ये इरडई अलग है। सो इंश्योरेंस में अगर रेगुलेटरी और डेवलपमेंट अथॉरिटी देखा जाए कि भाई ऐसे तो इंश्योरेंस वाले बेलगाम के घोड़े हो जाएंगे, वो कुछ भी करते रहेंगे है ना। सो एक कंज्यूमर की कोई कंप्लेंट है या फिर आप समझिए कि इन कंपनियों के ऊपर कौन नकेल कसेगा। सो आपको वो पूरी के पूरे जो इनको रेगुलेट करने का काम है कि भाई तुम्हें इन रूलों का पालन करना है, वो कौन करवाएगा? वो इरडई ही करवाता है। यही इसकी रेगुलेटरी और डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये क्वेश्चन पक्का पेपर में आ सकता है इरडा के बारे में। सो इसी को ही इरडई कह देते हैं, इसी को इरडा कह देते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। सो जो नेम है दैट वाज चेंज थ्रू द इंश्योरेंस लॉज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2014 में इसका नाम चेंज कर दिया गया था, बस और कुछ नहीं है। पहले इरडा थी, अब इरडा ही बोल देते हैं और कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है, एक ही बात है। सो ऑर्डिनेंस जो प्रोमलगेट हुआ था वो 26 दिसंबर 2014 को हुआ था। ये पूछ सकते हैं कि भाई इरडा जो है इरडा ही कब बन गई थी, और कुछ नहीं है इसके अंदर, दिमाग वाली कोई चीज़ ही नहीं है बस, ठीक है जी। और ये गिबना वगैरह ये सारा माइंड मैप जो मैंने बनाया है आपका है ना, यहाँ पे डेट्स लिख दी हैं। सो इस माइंड मैप की बहुत महत्वता है, ऐसा नहीं कि ये माइंड मैप यूँ ही बना दिया गया, इससे जल्दी आपको चीज़ें याद हो जाएंगी बस। सो कुल मिला के जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का देख लेते हैं भाई मेरे, है ना। सो एक तो डेट ये याद रख लेना कि कौन से अधिनियम में बनती है, वो हो गया, और लागू कब होती है, ये हो गया। इसके अलावा जनरल इंश्योरेंस सेक्टर के राष्ट्रीयकरण के बाद बनती है, और वो राष्ट्रीयकरण कौन से एक्ट से होता है? जनरल इंश्योरेंस बिजनेस अधिनियम 1972 के तहत जो है ये राष्ट्रीयकरण होता है। इसी को ही गिबना के नाम से भी जाना जाता है। फिर आप देखिए कि इसका पूरा का पूरा जो रेगुलेशन करना है, यानी कि जितने भी नियम कानून बनाने हैं वो सारा का सारा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि इरडा करता है। इसी का नाम बाद में चेंज करके इरडा ही रख दिया गया था। और ये कौन सा अध्यादेश में हुआ है? 26 दिसंबर 2014 वाले अध्यादेश से हुआ है। सो सवाल देख लेते हैं, आई थिंक ये MTS के ही क्वेश्चन है जहाँ तक मेरे को ध्यान में आ रहा है। सो आप देखिए, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कमेंस्ड इट्स बिजनेस ऑन जनवरी 1 डैश, एग्जैक्ट डेट पूछ ली कि भाई कब इसने अपना बिजनेस GIC ने स्टार्ट किया है। सो 1 जनवरी, और कौन सी डेट ये हमसे पूछ रहा है, तो आप ज़रा ध्यान दीजिए। इसने अपना काम जो शुरू किया था 1 जनवरी 1973 को किया था, यही आपसे पूछा है। सो आप देख लीजिए यहाँ पे कहाँ है 1973, ये उत्तर हो गया। चलिए फिर इरडई के बारे में ही कुछ कुछ खास चीज़ें और देख लेते हैं कि क्या है। इरडई जो है आप देखिए कि पूछ सकता है कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन पे या कौन सी कमेटी की सिफारिश पे बनी है। सो ये बनी है मल्होत्रा कमेटी की रिपोर्ट के आधार पे। भाई मेरे, मल्होत्रा कमेटी जो है 1999 में एक रिपोर्ट देती है जिसके आधार पे इरडई को बनाया जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपसे पूछा जा सकता है। बिल्कुल मयंक का, बानियास का, निहाल का एकदम परफेक्ट है। बिल्कुल ये सेशन बैंक के एग्ज़ाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें भी ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा कौन से एक्ट से बनती है, तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999 के तहत फिर जो है इसको बना दिया जाता है इरडई को। यही है इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है भाई मेरे, कि इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करना। सीधी बात है, ये कीवर्ड पकड़ो, रेगुलेट करना, इसकी डेवलपमेंट करवाना। भाई मेरे इंश्योरेंस सेक्टर की जो पॉलिसी होल्डर है, जिन्होंने ले रखी है पॉलिसी, आप देखिए कि मैक्सिमम लोग इसी फ्रॉड में फंस जाते हैं। ये जो कंपनियां होती हैं ये बाद में जब आप मेडिकल इंश्योरेंस ले लिया, जब आप लेने जाओगे तो ये मना कर देंगे कि भाई आपका तो इसमें कमी है, आपके तो उसमें कमी है, आपने ये नहीं बताया, आपने वो नहीं बताया। सब नौटंकीबाजी करते हैं और पर्सन को जो है क्लेम देते ही नहीं है। सो उसके लिए कि पॉलिसी होल्डर ने जो पॉलिसी ली है उसको क्लेम मिले, है ना, ऐसे तो ये लूट खाएंगी। सो वो जो इंटरेस्ट उनका, लोगों का जो हित है, उसके लिए भी यही काम करती है।
सो स्टेटस की बात करते हैं तो इडाई वाज इनकॉर्पोरेटेड एज स्टैट्यूटरी एंड ऑटोनोमस बॉडी। पहले इसका ये स्टैट्यूटरी यानी कि कानूनी जामा इसको नहीं पहनाया गया था, लेकिन बाद में जाके आप देखिए 1999 जब में तो बनती ही है। सो आप देखो 2000 में जाके यानी अगले ही साल में जाके जो है इसको एक स्टैट्यूटरी भी बॉडी बना दिया गया और ऑटोनोमस भी। ऑटोनोमस का मतलब है कि किसी का अधीन नहीं है, इंश्योरेंस का जितना भी रहेगा सारी पावर इसके हाथ में दे दी गई कि यही देखेगी। सो अप्रैल 2000 में जो है इसको कानूनी जामा भी पहना दिया गया, लीगल बॉडी बना दिया एक तरह से, और ऑटोनोमस भी बना दिया। तो कुल मिला के बात यह है इडाई का जो गठन है वो 1999 की मल्होत्रा समिति के आधार पे, उसकी सिफारिश के आधार पे बनती है ये, और स्थापना होती है भारतीय बीमा विनियम और विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 के तहत। इसके अलावा इसका काम क्या क्या है कि बीमा उद्योग को विनियमित करना, एक तो ये काम हो गया, बीमा क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देना, नॉर्मल सी बात है, और पॉलिसी धारक जो है उनके हितों की रक्षा करना, ये 3 सबसे मेजर काम है इसके। तो ये जो मैंने हाईलाइट किया है ये पेपर में आया है इसीलिए हाईलाइट किया, तो बाकी का कुछ आ भी सकता है कल को, तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। फिर दर्जा की बात करते हैं तो इडाई को जो आप देखिए कानूनी जामा जो पहनाया गया है ये संविधानिक और स्वायत्त निकाय का जो दर्जा है वो अप्रैल 2000 में दे दिया गया था। चलिए, सो जैसा कि मैंने आपको बोला क्वेश्चन आया भी है इसका, पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इडाई। सो आपसे देखिए कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछा है, अब जबकि मैं आपको तीनों बता चुका हूँ, ये देख लीजिए ये 3 मेजर इसकी रहती हैं, इसमें से ये जो मैंने ब्लू रंग की कर रखी है ये केवल पूछी गई है। सो कल को वो दूसरी भी आ सकती है, इसलिए इसी को बोलते हैं रिसर्च करना। अगर मैं सिर्फ एक ही आपको बता दूँ और वहीं पर काम खत्म कर दूँ वो उचित नहीं है, तो इसीलिए मैंने बाकी की भी आपको बता दी कि इनमें से भी कल को पेपर में आ सकता है। सो इसका उत्तर है प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ पॉलिसी होल्डर, जो लोगों ने पॉलिसी ले रखी है उनके हितों की रक्षा करना इसका मेन काम है। सो ये इसका हो जाएगा। इसके अलावा बोल रहे रेगुलेट द स्टॉक मार्केट, इसका स्टॉक मार्केट से कोई लेना देना, स्टॉक मार्केट को तो सेबी वगैरह देखते हैं ना, ये है ही नहीं इसमें। मैनेजिंग द डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, भाई किसी पीएसयू की डिसइन्वेस्टमेंट करनी है तो क्या अधिकार है इंश्योरेंस कंपनी को, इनको तो कोई लेना देना ही नहीं इनका। प्रमोटिंग फॉरेन ट्रेड, क्या ये एफडीआई को प्रमोट करेंगे, भाई मेरे टट्टू एफडीआई को प्रमोट करेंगे। अब तो जाके 2025 में ये अलाउ किया जा रहा है कि एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आ जाए और 100% आ जाए, इससे पहले तो ये था भी नहीं। तो ये एफडीआई को तो छोड़िए, फॉरेन ट्रेड को कैसे करेंगे, है ना, ये तो हमारे देश के इंश्योरेंस के लिए। सो ये बाकी चीज़ें जो है इसमें कोई सेंसिबल नहीं थी, इस वजह से उत्तर जो है वही होगा जो फर्स्ट वाला ऑप्शन था। सो ये तो हमारा एक टॉपिक खत्म हुआ। इंश्योरेंस से इतने ही सवाल पूछे गए थे जो अभी आपने देखे, ठीक है। ये छोटा सा टॉपिक है और यही सवाल इसमें ज़रूरी है, मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा आपको जो है इसमें कुछ भी पूछेगा या इससे ज़्यादा कि आपको इसमें चाह भी होनी चाहिए पढ़ने की। पढ़ना चाहे कोई तो पूरी किताब पढ़ लो कहीं पर भी जाके, उसका मुझे कोई रेलिवेंस नहीं लगा। सो इस टॉपिक को यहीं पर मैंने कंसाइज कर दिया। अब अगला टॉपिक जो आज ही की क्लास में स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है स्टॉक का, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो स्टॉक एंड एक्सचेंज का पढ़ने वाले हैं। इसमें आप देखिए कि बहुत सारी टर्मिनोलॉजी भी इस्तेमाल होंगी, जिन टर्मिनोलॉजी को बहुत ज़्यादा डीप में हमें समझने की ज़रूरत कतई नहीं है, क्योंकि वो आएंगी तो आएंगी, अब यही है ना। सो वहाँ पे बस इतना ध्यान रखना कि स्टॉक वाला जो टॉपिक है ये थोड़ा सा कठिन टॉपिक है। सो इसके अंदर हमें वो चीज़ें याद करनी है जो हमारे एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। मैंने लिखी तो बहुत सारी चीज़ें इसमें, लेकिन क्या वो सारी टर्मिनोलॉजियों के बारे में पता होना चाहिए, इतना आपको नहीं पता करना है, क्योंकि उतना टॉपिक में से पूछा नहीं गया है। हाँ, कभी पूछेगा फ्यूचर में तो फिर मैं इस टॉपिक को अलग तरीके से पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी के लिए मैंने उसको छोटा नहीं पढ़ाया, अभी भी लंबा ही पढ़ाया है, लेकिन उस तरीके से मैंने उसको मोल्ड किया है कि बच्चे के ऊपर प्रेशर ना क्रिएट हो किसी भी तरीके से, ठीक है। बता दिया है भाई पॉलिटी, कितनी बार बताऊं मैं आपको, है ना, एक ही चीज़ को कितनी बार बता दिया है। पॉलिटी बता दिया है आपको कि 2-3 दिन में पॉलिटी स्टार्ट कर देंगे, कितनी बार आप सेम बात। चलिए, सो स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं भाई मेरे। सो ये जो है आप समझिए कि एक प्लेटफॉर्म, स्टॉक एक्सचेंज क्या, कुछ भी नहीं है। जैसे अब आप मेरे को बताओ कि यूट्यूब क्या है, यूट्यूब कुछ भी नहीं है, एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर लोग अपनी वीडियोज़ डालते हैं, अपनी पोस्ट डालते हैं। सो ऐसे ही आप समझ लीजिए कि स्टॉक एक्सचेंज क्या है। स्टॉक एक्सचेंज कुछ नहीं है, ये यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, व्यापार करते हैं अपनी कंपनियों के अंदर, है ना, बहुत सारा जो पैसे का आदान प्रदान है, ट्रेडिंग है, वो सब चीज़ें चलती हैं, ऐसे आप समझ लीजिए। सो कुल मिला के ये एक प्लेटफॉर्म है जो ट्रेडर और बाय को सिक्योरिटी को सेल करने में, खरीदने में, है ना, शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर या अदर सिक्योरिटीज को खरीदने सेल करने में मदद करता है। केवल ये एक प्लेटफॉर्म है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है जो अलग अलग क्रिएटर्स को अपनी वीडियो डालने के लिए हेल्प करता है, दैट्स ऑल। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। सो जैसे यूट्यूब के अंदर आप देखिए कि सब टीचर लोग अगर पढ़ा रहे हैं, सब कंटेंट क्रिएटर, ये हो जाएंगी कंपनियां, और कंज्यूमर कौन हो जाएगा, वो आप लोग हो जाएंगे, ऐसे समझ लीजिए, है ना। सो यहाँ पे भी ऐसे ही है, स्टॉक एक्सचेंज में बड़ी बड़ी कंपनियां जो है लिस्ट हो जाएंगी, आईपीओ निकलेंगे। अब तो लगभग सबको पता लग गया है आईपीओ क्या होता है, एफपीओ क्या होता है। सो आप देखिए कि ये सब आते हैं इसके अंदर एक कंपनी के तौर पे, और फिर आप इसके इन सब के अंदर अपने पैसे लगाते हैं, तो आप कौन हो गए, आप कस्टमर हो गए उनके लिए, सिंपल सी बात है ना। ऐसे ही यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से आप इसको समझ सकते हैं।
फिर इसके अलावा ये जो है अंडर सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट 1956 स्टॉक एक्सचेंज को जो है बनाया गया था। कौन से एक्ट के तहत, ये आपसे पूछा जा सकता है, ये मैंने लिख दिया है ना। सो ये जो है फॉर्म टू रेगुलेट द बाइंग सेलिंग एंड डीलिंग ऑफ सिक्योरिटीज, ये किस लिए बनाया गया था भाई कि अब अगर सपोज करो कि इसको रेगुलेट ना किया जाए तो हर्षद मेहता का केस हमने देखा है ना कि कितना ज़्यादा फ्रॉडिंग हो जाएगी भाई। लोग क्या करेंगे, इसके पैसे का जो है ना, अब मान लो कि कंपनियों के ऊपर कोई नियम कानून ही नहीं है तो वो जनता से पैसे उठाएंगी और भाग जाएंगी इस हिसाब से, तो या फिर वो वैसे ही अपने आप को जो है डेट में घोषित कर देंगे और कभी कस्टमर को जो है उसका डिविडेंड देंगी ही नहीं। सो बहुत सारे इसके रीजंस बन सकते हैं, इसलिए इनके अंदर नियम कानून कायदे बनाना और इसको रेगुलेट करना बेहद जरूरी होता है। रेगुलेट करने का सिंपल सा मतलब होता है कि गवर्नमेंट उसके ऊपर शिकंजा कस के रखती है कि भाई बिजनेस तुम करोगे, कानून हम बनाएंगे। सो वो कानून का पालन आपको करना पड़ेगा उस बिजनेस के लिए, इसको बोलते हैं रेगुलेशन करना, दैट्स ऑल, सिंपल, ठीक है। सो इसको रेगुलेट करने के लिए इस एक्ट के तहत शुरुआत में रेगुलेट किया गया था। अगर इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं, जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपको हमेशा बोला कि मैं हर चीज़ की रिसर्च पे ध्यान देता हूँ। सो जब मैंने आपको पिछले साल वाले में स्टैटिक जीके पढ़ाई थी जिसमें सारा कंटेंट जो है डिट्टो हमारे कंटेंट से फंसाता है ना। अभी जो जब मैंने बोला था कि 25 से 22 क्वेश्चन आए, 25 में से 22 क्वेश्चन क्यों आए कंटेंट से, क्योंकि उसमें रिसर्च की थी। सो उसमें मैंने क्या बोला था, ये हमेशा फर्स्ट वाला पूछ रहा और लेटेस्ट वाला पूछ रहा, फर्स्ट वाला पूछ रहा लेटेस्ट वाला पूछ रहा, वो मैंने पकड़ लिया था इसलिए पता है ना। अब उसके बाद कई लोगों ने उस पर कंटेंट बनाना शुरू कर दिया है ना फर्स्ट लास्ट पे, लेकिन सबसे पहले हमने बताया उसको रिसर्च करके। सो कुल मिला के कहानी ये है कि यहाँ भी आपसे पूछ सकता है कि इसकी हिस्ट्री क्या है, फर्स्ट टाइम क्या हुआ, तो आप देखेंगे हमारे सारे कंटेंट में मैंने फर्स्ट टाइम वाली चीज़ जरूर बताई है। सो फर्स्ट कंपनी अगर पूछ लिया जाएगा है ना, फर्स्ट कंपनी जिसने इशू किए थे बॉन्ड्स, तो आपको याद होगा, आप एडवेंट ऑफ यूरोपियन की क्लास देखिएगा मॉडर्न हिस्ट्री में जाके, जो पेड वाले बच्चा है। सो उसको मैंने डच ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह, बहुत सारी ईस्ट इंडिया कंपनी, डच आए, डेन्स आए है ना, ये ब्रिटिशर आए, सो कई सारी फ्रेंच आए, तो उसमें मैंने डच ईस्ट इंडिया कंपनी का जिक्र ज़रूर किया है। सो आप उसमें एक बार देखिएगा कि फर्स्ट कंपनी जिसने पहली बार शेयर और बॉन्ड डाले थे लोगों के लिए, पब्लिक के लिए, सो वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी। अच्छा, फर्स्ट गवर्नमेंट बॉन्ड्स की अगर मैं बात करूँ है ना, गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी बहुत सारे तरह के होते हैं, आपको पता है ना कि अभी जो गवर्नमेंट बहुत सारे बॉन्ड्स को जैसे पैसे की ज़रूरत है सो सेल कर देगी। अगर सपोज करो कि गवर्नमेंट चाह रही कि मार्केट में पैसा कम जाए तो उनको खरीद लेगी, खरीद लेगी और लोगों को पैसा ज़्यादा दे देगी, सो मार्केट में पैसा चला जाएगा। जबकि इसके वाइस वर्सा क्या होगा, अगर बॉन्ड बेच देगी तो गवर्नमेंट को पैसा चाहिए तो वो पैसा मिल जाएगा। ऐसे करके जो है बहुत सारी चीज़ें इससे कंट्रोल होती हैं, इन्फ्लेशन वगैरह, मनी कंट्रोल है ना, बहुत सारी चीज़ें। सो पहली बार जो गवर्नमेंट का बॉन्ड आया था पिक्चर में, वो किसने लॉन्च किया, किंग विलियम III और बैंक ऑफ इंग्लैंड ने मिलकर किया था। सो ये ध्यान रखिएगा, किंग विलियम III और बैंक ऑफ इंग्लैंड ने जो है मिलकर इसको लॉन्च किया था। इसके बाद अगर कोई पहला ब्रोकर पूछ ले है ना, तो 1698 में जो ब्रोकर था जॉन कास्टिंग, इसने पहली बार जो है रेगुलर लिस्ट ऑफ स्टॉक्स और कमोडिटी प्राइस को जो है मेंटेन करने की कोशिश की थी। यानी इसने जो है इस चीज़ के बारे में थोड़ी सी आप समझिए कि शुरुआत की थी। जब इसने शुरुआत की तो वहीं से जो है, जब गवर्नमेंट को पता लगा, बहुत सारे लोगों को पता लगा इसके बारे में, तो वहाँ से एक कंपनी या फिर कहें कि एक एक्सचेंज क्रिएट हो गया, लंदन स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। इसी से जो है लंदन स्टॉक एक्सचेंज क्रिएट हुआ था, ऐसे आप समझ लीजिए। इसके बाद वर्ल्ड की फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं तो वो कहाँ पे बनी, तो वो बनी 1631 में एंटवर्प में, ठीक है। सो ये सारी कुछ फैक्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं। अभी मैंने ये बता दिया कि स्टॉक एक्सचेंज कुछ नहीं है, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर आएंगे, स्टॉकर आएंगे है ना, ये सब जो है अपने बॉन्ड, डिबेंचर वगैरह जो है, एक सिक्योरिटीज़ वगैरह इनकी खरीद फरोख्त करते हैं, दैट्स ऑल, यही है। सो कौन से एक्ट से, सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 के तहत बना है ये। फिर स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत के इतिहास की बात करते हैं तो पहली जो कंपनी जिसने पहली बार जो ये स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक बॉन्ड, शेयर बॉन्ड दिया, वो पहली कंपनी थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन अगर सरकारी बॉन्ड पहली बार बोल दिया जाएगा कौन लेकर आया था, तो किंग विलियम III और बैंक ऑफ इंग्लैंड लेकर आया था। 1698 में एक ब्रोकर था जॉन कास्टिंग। सो इसने कई सारे स्टॉक और कमोडिटी की कीमतों को रेगुलर लिस्ट एक पब्लिश की। उस लिस्ट के बाद लोगों का ध्यान गया इस पर। सो उन्होंने क्या किया, वहाँ से जो है बहुत सारे वो जो लंदन में बैठी गवर्नमेंट है, लोग हैं, उनका ध्यान गया, तो उन्होंने जो है वहाँ से कोशिश की लंदन स्टॉक एक्सचेंज बनाने की। तो ये एक तरह से लंदन का जो स्टॉक एक्सचेंज बनता है इसके बाद ही बनता है, लोगों को पता लगता है इसके बारे में। और अगर पहला स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं तो वो 1631 में एंटवर्प में बना था। चलिए अब सोशल स्टॉक एक्सचेंज की बात कर लेते हैं भाई मेरे, है ना, कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। एक सेकेंड मुझको दीजिए। सोशल स्टॉक एक्सचेंज देखिए कि जैसे नाम से भी आपको
पता लग रहा है कि इसमें सोशल वर्ड जुड़ा है। सो इसका अभी हम देखते हैं एक्चुअली इसमें क्या है कि सोशल कॉजेज़ के लिए बहुत सारा फंड्स आप रेज कर सकते हैं इससे। सो इसमें क्या है, एक स्पेशल प्लेटफॉर्म है विद इन एग्जिस्टिंग स्टॉक चेंज, जो हमारा ऑलरेडी जो है स्टॉक एक्सचेंज है उसी के अंदर आप समझिए उसका एक सब पार्ट बना दिया गया सोशल स्टॉक एक्सचेंज। सो इसके सब भाग कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि आप देखिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। सो ये उसके सब भाग हो गए, ऐसे समझ लीजिए। सो ये करता क्या है, इट इज़ रेगुलेटेड बाय सेबी, है ना। इसको जो है रेगुलेट करने का काम जितना भी स्टॉक एक्सचेंज का है, इसको रेगुलेटर एक ही है। यानी यहाँ पे जो जितना भी स्टॉक एक्सचेंज में कंपनियाँ होंगी, इनको रेगुलेट करने का, इन पे शिकंजा कसने का काम सेबी का है। सो वो सेबी पहले तो आप देखिए कि उसको कानूनी जमा भी नहीं पहनाया गया था, है ना। लेकिन बाद में जाके हर्षद मेहता का केस जो 1992 वाला हुआ, आपने वो मूवी भी देखी होगी और वेब सीरीज़ भी है। मूवी तो अभिषेक बच्चन वाली है बिग बुल, वो तो इतनी खास नहीं है, लेकिन वेब सीरीज़ आपने देखी होगी, है ना। 1992 स्कैम कुछ ऐसे करके है। सो वो बहुत बढ़िया है वो मूवी, या फिर वो कहें कि वेब सीरीज़ देखिएगा, शानदार है। सो आप देखिए कि उसको रेगुलेट करने का काम जो है सेबी का होता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का। ये प्रश्न कई बार पेपर में आया है। इसके अलावा इसका पर्पज़ क्या है, ये हेल्प करती है सोशल एंटरप्राइजेस को फंड्स रेज करने के लिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। अच्छा, क्या सिर्फ सोशल एंटरप्राइजेस ही इसमें फंड रेज कर सकते हैं? ऐसा नहीं है, प्राइवेट वाले भी कर सकते हैं, उसमें कुछ नियम कानून है, उसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। सो इसमें किस लिए होता है ये, मतलब कि जो फंड रेज करना है सोशल कोज के लिए करना है। सो कौन सा सोशल कोज की बात हो रही है? सो जैसे एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, पॉवर्टी के लिए, हेल्थ केयर के लिए, इन सब के लिए जो पैसा इकट्ठा करना है तो इस स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू किया जा सकता है। इसके अलावा एंटिटीज कौन कौन सी एलिजिबल है एसएससी के लिए, है ना। एसएसई है ये, एसएससी की नहीं बात कर रहा हूँ, सोशल स्टॉक एक्सचेंज, उसको एसएसई बोल रहा हूँ। तो दो तरह की ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर जो है ये फंड रेज कर सकती हैं। एक होगी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, भाई जो ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी खुद के लिए काम नहीं कर रही है, किसी प्रॉफिट के लिए नहीं कर रही है, वो लोगों के लिए कर रही है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, उनमें कम रेट में भी जो है सब काम हो रहे हैं, है ना। सो वो चैरिटेबल ट्रस्ट वाले एक तरह से हॉस्पिटल्स हो गए, या बहुत सारी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन और भी होती हैं। सो ये जितनी भी आएंगी सेक्शन या फिर सेक्शन 8 कंपनीज हो गए या सोसाइटीज़ हो गया, ये सारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी एनपीओ में आ जाती हैं। सो इनको भी अधिकार है ये फंड रेज करने का। और दूसरा, प्रॉफिट एंटरप्राइजेज जितनी भी होती हैं जो प्रॉफिट कमा रही हैं, है ना, उनको भी अधिकार है। लेकिन उनको वो जिस कॉज के लिए उस फंड को रेज कर रही हैं, उन्हें पहले डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई हम किस कारण से इस फंड को रेज कर रहे हैं, और उन्हें दिखाना पड़ेगा एटलीस्ट 67% उनकी जो एक्टिविटी है वो खुद के बेनिफिट के लिए नहीं है, वो उस पॉपुलेशन के, अनडिजर्व पॉपुलेशन के बेनिफिट के लिए। मान लीजिए कि अगर वो बोलते हैं कि हम गरीब बच्चों के लिए बहुत सारे स्कूल्स बनाना चाहते हैं या एजुकेशन में कुछ करना चाहते हैं, उसके लिए फंड रेज कर रहे हैं, सो उनको दिखाना पड़ेगा। ये प्रॉपर एक्सचेंज बोर्ड को है ना, सेबी जो है उनसे कभी भी मांग सकता है अपनी पूरी लिस्ट दिखाइए, पूरा खर्चा दिखाइए कि आपने वो जो पैसा है कहाँ लगाया है। इसीलिए मैंने बोला कि ये सारे नियम कानून कायदे पे इनको बांध के रखा गया है ताकि ये खुले सांड की तरह ना घूमते रहे। सो 67% एक्टिविटी उनकी जितनी भी होंगी वो इस काम में लगा सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि बाकी का, सो बाकी का ऐसा होता है ना कि भाई बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस बिल्ड करनी पड़ती है, उनको मैनेज करना पड़ता है, लोग की सैलरियाँ देनी पड़ती है। जरूरी नहीं कि हर कोई सोशल कॉज के लिए वहाँ पे उनके साथ जुड़े। सो वो उतनी लीनियंसी तो रहती है। सोशल स्टॉक एक्सचेंज की जो मैंने बात की है, सोशल स्टॉक एक्सचेंज में यही होता है कि भाई दो भाग हैं नॉर्मल स्टॉक एक्सचेंज के, वो इसका ही पार्ट है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इसी का भाग है ना, मेन स्टॉक एक्सचेंज का ही। सो ये जो है आप समझिए कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जो है, सेबी जो है, वो इसको देखता है, इसको रेगुलेट करता है, इसको नियमित करता है। इसके अलावा इसका उद्देश्य यही कि सामाजिक उद्यमों को फंड जुटाने में मदद करना, सीधी सी बात है। अब ये किस चीज़ के लिए हो सकता है, आपका शिक्षा के लिए, गरीबी के लिए या स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, इसमें जो है फंड को रेज किया जा सकता है। इसके पात्रता कौन है, तो दो तरह के लोग हो सकते हैं। गैर लाभकारी संगठन जो कोई भी पैसा कमाने या प्रॉफिट कमाने पे ध्यान नहीं दे रहे, वो वाले संगठन भी इसमें फंड रेज कर सकते हैं। और दूसरा जो है लाभ उन्मुख उद्यम जो है। अब ये जो लाभ उन्मुख वाले हैं, इनको जो है दिखाना पड़ेगा कि कम से कम 67% गतिविधियां जो है ये उसी सोशल कॉज के लिए यानी लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पैसे को ये बोल रहे हैं। चलिए फिर यूनिक फीचर्स की बात करते हैं। एसएससी की यूनिक फीचर्स क्या होती है ना, जैसे दूसरे स्टॉक एक्सचेंज से अलग क्या है इसके अंदर। सो ये फोकस करता है मेजरेबल सोशल इंपैक्ट पे। जैसे दूसरा कोई स्टॉक एक्सचेंज होगा तो वो इस बात पे इंपैक्ट डाल सकता है कि भाई जिन लोगों ने ये शेयर्स खरीद रखे हैं उनके साथ कुछ फ्रॉड ना हो जाए, या किसी ने कोई पॉलिसियाँ ले रखी है ना शेयर्स वाली, म्यूचुअल फंड वाली, उनके साथ कुछ ना हो जाए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखेगा। लेकिन इसमें क्या देखा जाएगा कि भाई इसका सोशल इंपैक्ट क्या आ रहा है, कि ये इंसान ने फंड रेज किया, अब इससे क्या सोशल इंपैक्ट आ रहा है, क्या सच में कुछ फायदा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, उसको मेजर किया जा सकता है, मापा जा सकता है। फिर इन्वेस्टर्स जो होते हैं, दे कैन ट्रैक द रिजल्ट्स एंड सोशल बेनिफिट्स ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। मैं आपको सच बता रहा हूँ, जैसे ये प्रियंका चोपड़ा वगैरह, यूनिसेफ वगैरह, कई सारे इन्होंने खोल रखे हैं। ये आपको बोलते हैं कि भाई
इतना रुपया आप हर महीने इसमें डाल दीजिए, और आप उसमें उनसे पूछ भी सकते हैं ना, उसमें इवन कई जगह पे ये भी होता है कि आप कुछ जो होता है ना, बच्चे होते हैं जैसे उनको कुछ बीमारी हो गई तो आप उनको एक तरह से इनडायरेक्टली गोद भी ले सकते हैं। और वो गोद लेने का ये मतलब नहीं कि घर में आके खिला रहे हैं उनको, गोद लेने का मतलब होता है कि उनका खर्चा आप उठा सकते हैं एक तरह से, कि भाई इसकी बीमारी का इलाज, इसके लिए इंजेक्शंस वगैरह जो इंतजाम है, तो वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, वो उसको जो है सारे इंजेक्शन वगैरह प्रोवाइड करेंगे, आप उसके लिए पैसे दे रहे होते हैं एक तरह से, हर महीने आपकी सैलरी से ऑटोमेटिकली पैसे कट जाते हैं। उन वो ऑर्गेनाइजेशन का काम ही ये होता है ना। मैंने बताया ना, जैसे प्रियंका चोपड़ा वाली भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, आई थिंक यूनिसेफ के साथ जुड़ के वो कुछ करती है। और दूसरा ऐसे ही एजुकेशन के अंदर कैसा होता है कि भाई कि आप किसी बच्चे की स्टडी को फंड कर सकते हैं। यानी कि वो मान लीजिए आप करना चाह रहे हैं कि भाई पहली क्लास से 10वीं क्लास तक मैं इस बच्चे की पढ़ाई मैं करवाऊंगा, है ना, मैं इसको गोद ले लेता हूँ इस चीज़ के लिए। सो ऐसे भी कर सकते हैं आप। जरूरी नहीं कि वहाँ पे जाकर कभी देखें उसको कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं, लेकिन आप घर में बैठे बैठे आपके अकाउंट से पैसे कटते रहेंगे हर महीने, और उस बच्चे की स्टडी में वो पैसा जाता रहेगा। आप ऐसे इसको समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए, सो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो सेबी है, it reduced the minimum investment for zero coupon zero principal instrument on social stock exchange from 10,000 to 1,000। सो इसने क्या किया है सेबी ने, जो आपके जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड होते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई भी ये जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल में कोई भी इंटरेस्ट नहीं वापस से देना है, ना ही कोई प्रिंसिपल अमाउंट वापस से देना है, क्योंकि आपने तो एक तरह से सोशल कॉज के लिए पूरा का पूरा फंड रेज किया, तो क्यों इंटरेस्ट देंगे और क्यों उसके ऊपर प्रिंसिपल अमाउंट मूलधन वापस देंगे, वो तो देते नहीं है। सो इसके अंदर जो है इसने सेबी ने क्या किया, मिनिमम इन्वेस्टमेंट का रूल चेंज कर दिया है। पहले जैसे इसमें क्या था, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10,000 की करनी ही पड़ती थी, अब जो है 1,000 की भी इसके अंदर कर दी गई है। सो इसको बढ़ावा देने के लिए ये जीरो कूपन जीरो बॉन्ड जो है, जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड किया है। इसके अलावा ये किस लिए किया है, वही मैंने लिखा है कि रिटेल पार्टिसिपेशन, यानी कि आपके लेवल पे, रिटेल का मतलब होगा कि जो ग्राउंड लेवल पे एक तरह से पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए, कि ज़्यादा लोग इस चीज़ में जुड़ पाएँ। इसके अलावा ये जो बॉन्ड्स का इंस्ट्रूमेंट है, ये स्पेसिफिकली डिज़ाइन है रेज करने के लिए फंड फॉर सोशल एंटरप्राइजेज लिस्टेड ऑन SSC। यानी कि ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनको मैंने बताया ना, जैसे प्रियंका चोपड़ा वाली होगी या और भी होंगी, कोई हो सकता है सचिन तेंदुलकर की हो, मैंने सुना उसकी सास की है, हो सकता है विराट की हो कोई। सो ये सब जो संस्थाएं हैं, इनको जो है सोशल स्टॉक एक्सचेंज में जो है लिस्ट करवाना पड़ेगा, तभी ये काम कर सकती है। ऐसे नहीं कि मुंह उठा के चले गए और बोल दिया कि हमें दो पैसे। इवन आजकल क्या हो रहा है कि बच्चों को बीमारी हो रही है जिसमें आई थिंक बहुत ही क्रॉनिक डिजीज है, छोटे छोटे बच्चों को हो रही है। सो उसमें एक इंजेक्शन लगता है 16 करोड़ का, अगर उसमें टैक्स हटा दिया जाए तो 9 करोड़ रुपए का वो इंजेक्शन लगता है। सो बहुत सारी संस्थाएं जो हैं वो इंजेक्शन जुटाने में भी मदद कर रही हैं उन बच्चों की, नहीं तो फिर बच्चे की डेथ हो जाती है ना। तो वो भी पता नहीं क्या क्या चल रहा है भाई आजकल, तो क्या ही बोले। चलिए, सो मैंने यहाँ भी वही बताया SSC की खास बातें क्या हैं भाई मेरे। सारा का सारा खेल है कि ये समाज पे क्या असर डालने वाला है, उसको मापा कैसे जा सकता है, वो उसका सारा का सारा डाटा जो है ये स्टोर करता है, ऐसे समझ लीजिए। और निवेश के नतीजों और सामाजिक फायदों को ट्रैक कर सकते हैं इससे, सिंपल सी बात ये है। इसके अलावा आप देखिए कि जो आपके जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल वाले हैं, है ना, ये जो बॉन्ड है इसमें पहले मिनिमम लिमिट 10,000 की होती थी, अब 1,000 की कर दी, ताकि रिटेल में जाके जो है या ग्राउंड लेवल पे जाके जो है समाज का जो बड़ा तबका है वो इसके अंदर निवेश कर पाए, है ना। कोई हो सकता है 10,000 ना करना चाहे तो 1,000 भी कर पाएगा, ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। सो ये एक सीधा सा बात है। ZCZP यानी कि जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड्स जो हैं, इन सामाजिक उद्यमों के लिए जो है बहुत सारा धन जो है एक तरह से इकट्ठा करने में मदद करते हैं, ताकि लोगों की मदद इसमें की जा सके। चलिए आगे देखते हैं। इसमें ये पूछ रहे हैं सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हैज़ रिड्यूस्ड द मिनिमम इन्वेस्टमेंट फॉर जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इन द स्टॉक एक्सचेंज फ्रॉम 10,000 टू। अब ये क्वेश्चन इस बार पेपर में NTPC ग्रेजुएट में आया है, ठीक है भाई मेरे, यानी कि रेलवे के अंदर ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है। सो मैं इसीलिए ये क्वेश्चंस रखता हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि भाई हम सारी जितनी भी एनालिसिस है सारी करके ही कंटेंट को बनाते हैं। अगर मैंने ये चीज़ डाली नहीं अपने कंटेंट में तो उसका कोई रेलिवेंस नहीं रह जाता है ना। सो आप देखिए कि ये जो चीज़ है 10,000 से अब कितना कर दिया ZCZP को 1,000 कर दिया गया, मैंने अभी आपको बताया, ताकि ज़्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेट कर पाएँ। क्या ये मैंने बात बताई आपको, है ना। जी क्या हो गया कपिल भाई, मेरे को तो आपका क्वेश्चन क्या कह रहे हैं सर, आई वॉज टायर्ड ऑफ टाइपिंग टुडे स्टिल माई डॉटर इज इन क्लास। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की। ये तो आपने सुना ही होगा, है ना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का तो लगभग सभी को पता होता है, BSE का। इसके बारे में देखिए क्या क्या पूछ सकता है कि कब बना, 1875 में। एक बार कमेंट करके अगर बच्चा बता दे कोई कि 1875 में एक
चलो सीधा पूछ लेते हैं, दयानंद सरस्वती ने कुछ बनाया था क्या 1875 में? एक बार कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। ऐसा कुछ बनाया गया है कि दयानंद सरस्वती के द्वारा? एक बार बताइए। फाउंडर इसकी बात करते हैं तो प्रेमचंद रॉयचंद है, ठीक है। और इसके हेडक्वार्टर अगर देखते हैं तो दलाल स्ट्रीट मुंबई के अंदर है भाई मेरे, है ना। सो ये इसके अलावा अगर देखते हैं तो एशिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट इसको कह सकते हैं, और इंडिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज भी इसको कहा जा सकता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को। सो ये एक तरह से स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है, एसएमई के लिए। सीधी सी बात ये है, एसएमई का मतलब होता है स्मॉल और मीडियम के लिए। सो यहाँ पे बहुत सारा कमोडिटी लॉन्च हो सकता है ना, कमोडिटी डेरिवेटिव्स होते हैं बहुत सारे, जैसे गोल्ड के हो सकते हैं, सिल्वर के हो सकते हैं, है ना। सो उसमें ये होता है कई बार कि जैसे वो चीज़ आप खरीदते नहीं हैं लेकिन उस चीज़ में ट्रेडिंग कर लेते हैं, ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। जैसे एक छोटे से एग्जांपल के लिए मैं बताऊं इसमें कमोडिटी वाले में, कि आजकल गोल्ड के ETF आ गए हैं। ये सिर्फ एक एग्जांपल है, एक्चुअली में वो डेरिवेटिव नहीं है कमोडिटी का, लेकिन सिर्फ एक एग्जांपल है समझाने के लिए कि उसमें क्या होता है कि आप असली में गोल्ड नहीं खरीदते हैं, लेकिन आप ऑनलाइन ग्रो ऐप पे जाएंगे या किसी भी ऐप पे जाएंगे, वो आपने जो है ETF खरीद लिया। अब वो क्या होता है, आज की डेट के हिसाब से आपने गोल्ड का एक तरह से एक बॉन्ड सा खरीद लिया, आप ऐसे समझ लीजिए। कल को अगर गोल्ड का रेट बढ़ गया तो आप उसको बेच के बाहर निकल सकते हैं, यानी इसमें मेकिंग चार्जेस वगैरह कुछ नहीं दिया, आपके पास असली में कमोडिटी नहीं थी, लेकिन आपने उसके अंदर ट्रेडिंग तो कर ली ना एक तरह से, ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। इवन आजकल क्या हो रहा है कि रेरा अप्रूव्ड प्लॉट्स के अंदर भी ऐसा हो रहा है कि आप बहुत बड़ा पूरा प्लॉट नहीं ले सकते हो, 1 करोड़ का 2 करोड़ का है, सो आप उसको पार्ट्स में ले सकते हैं, है ना। उसके लिए भी एप्लीकेशंस बन गई हैं कि तुम क्या करो, हर महीने 10,000 रुपये उसमें जमा कराते रहो। सो साल भर का जैसे मान लीजिए 1,20,000 हो जाएगा, तो उतनी प्रॉपर्टी यानी पार्ट में एक पूरा प्लॉट हो सकता है 4, 5, 10 लोगों के नाम पे हो। सो इस तरीके से रहता है। फिर बाद में आप प्रॉपर्टी डीलर को उस डेट के हिसाब से, कि मान लो 10 साल के बाद बेच रहे हो, सो उस वक्त जितना भी रेट हो चुका होगा उसमें उससे पैसे लेकर बाहर निकल सकते हो। ये भी एक तरीके आजकल आए हैं। फिर ट्रेडिंग सिस्टम की बात करते हैं तो वो सारा इस पे कौन से सिस्टम पे चलता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, तो बोल्ट प्लस सिस्टम पे चलता है ना। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है बोल्ट प्लस। ये पूछा जा सकता है आपसे, स्टार्ट लगा लो। इसके अलावा इंडेक्स की बात करते हैं तो मेंटेन करता है सेंसेक्स को, है ना। जितना भी इंडेक्स का है इसका, सेंसेक्स का वगैरह का, वो सारा 1986 में इसको बनाया गया था। सो ये इंडेक्स की बात हो रही है ना। सो उसको मेंटेन करना भी इसी का काम है। सो कुल मिला के बताया किसी ने? जी हाँ, बहुत सारे लोगों ने बता दिया कि आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में की थी। बिल्कुल सही बात है। सो ये आ गया 1875 में। प्रेमचंद रायचंद ने जो है इसको बनाया था। दलाल स्ट्रीट मुंबई के अंदर इसके हेडक्वार्टर हैं। एशिया का सबसे पुराना और भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज इसको बोल सकते हैं। छोटे और मध्यम लघु उद्योगों के लिए जो है ये बनाया गया, एक तरह से उनको समर्पित है। कमोडिटी लॉन्च जो है इसमें बहुत सारे होते हैं। इसके अलावा ट्रेडिंग सिस्टम कौन सा, इसका वोल्ट प्लस है। इंडेक्स की बात करते हैं जो कि 1986 में लॉन्च हुआ है। सो उसको मेंटेन करने का सेंसेक्स वगैरह को इसी का ही काम होता है। चलिए इसके बाद बात करते हैं इंडिया INX की। इंडिया INX क्या है भाई मेरे? ये भी आप देखिए एक तरह से एक्सचेंज बोर्ड ही है, लेकिन ये अलग है। जैसे मैंने बोला ना, बहुत सारे एक्सचेंज बोर्ड्स हैं। एक तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, है ना। अब ये जो मैं बात कर रहा हूँ, एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया, ये अलग है। ये क्या है? INX यानी कि इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज। अब ये जो होता है, आप समझिए कि जब हम पूरे देश विदेशों के साथ कोई ट्रेडिंग करते हैं, अभी तो आप सिर्फ भारत के अंदर की बात कर रहे थे, लेकिन आपको पता है कि भारत के अंदर तो चलिए फिर एक टाइम जोन है। आप US में जाएंगे, रशिया में जाएंगे, कई कई टाइम जोन है वहाँ पे। सो होता क्या है कि ये जो इंटरनेशनल एक्सचेंज बोर्ड बनाया है हमने, ये कम से कम आप समझिए दिन भर में 22 घंटा ये ऑपरेट होता है। इसमें शिफ्ट्स में लगती होगी ड्यूटी, तो 22 घंटा ये चलता है, ऐसे समझिए। वो इसलिए चलता है क्योंकि अलग अलग देश के अलग अलग टाइम जोन है। सो हमें जो इंटरनेशनल ट्रेडिंग करनी है ना, ये उसके लिए बनाया गया है। सो उसके लिए 22 घंटा ऑपरेटेड रहता है ना। जनरल वाला तो नहीं रहता है ना, आप देखेंगे तो शाम को बंद हो जाता है, लेकिन ये वाला 22 घंटा चलता है और हफ्ते में 6 दिन चलता है। बाकी जो एक दिन है इसमें बंद रहता है, ठीक है। सो ये इसको ऑपरेट कौन करता है? इसको भी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ही ऑपरेट करता है ना, और इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज है ये, इसको आप समझ सकते हैं। इसके अलावा इसको जो स्टार्ट किया गया था गिफ्ट सिटी में किया गया था। गिफ्ट से गिफ्ट हो गया, जी से गुजरात हो गया, वहाँ से आप समझ सकते हैं। सो गिफ्ट सिटी के अंदर जो है इसको लॉन्च किया गया था, गुजरात के अंदर, ठीक है। इसके अलावा कब किया गया था इसका इनॉग्रेशन? ये डेट पूछ सकता है तो 9 जनवरी 2017 को, है ना। 2017 को सीफी चली गई थी SSC से और TCS आ गई थी, है ना। सो ये भी आप याद रख सकते हैं। एक 2017 का दिन याद रखा जाएगा, एक 2025 का भी याद रखा जाएगा, जब TCS चली गई और एडुक्विटी आ गई। चलिए, सो की फीचर्स इसके क्या हैं? जैसे मैंने बताया, ट्रेडिंग आवर इसमें लंबे होते हैं, हफ्ते में 6 दिन और 22 घंटा जो है ऑपरेट होता है, ताकि इंटरनेशनल टाइम जोन्स के हिसाब से सारी चीज़ों को हम मीट कर पाएँ। कह रहे हैं प्लेलिस्ट में शो नहीं हो रही, ये होंगी भी नहीं प्लेलिस्ट में, क्योंकि भाई साहब ये पेड वाली वीडियोज़ हैं, ये कहीं भी आपको शो नहीं होंगी। ये इसके बाद सारी की सारी प्राइवेट हो जाती हैं, ठीक है दोस्त।
जी चलिए। सो इसके अलावा ये जो है एक अल्ट्रा फास्ट टर्न अराउंड टाइम है। अल्ट्रा फास्ट टर्न अराउंड का टाइम का मतलब होता है, टर्न अराउंड टाइम का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को जैसे किसी ने स्टार्ट किया और उसके बाद उसका ख़त्म होने का काम है ना टाइम, यानी कि उस चीज़ को अप्लाई किया और उसके बाद उसकी प्रोसेस को कंप्लीट होने का टाइम जो है इसको बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम। तो इसका टर्न अराउंड टाइम 4 माइक्रो सेकेंड का है, इतना फास्ट है ये, अल्ट्रा फास्ट प्लेटफॉर्म पे काम करता है। इसके अलावा ये ऑफर करता है ट्रेडिंग किस किस चीज़ में वो बता दिया है ना, तो अलग अलग डेरिवेटिव्स में करता है। डेरिवेटिव्स का मतलब हो गया जैसे इंडेक्स हो गया, स्टॉक हो गया, कमोडिटी हो गया, करेंसी हो गया, सो इन सब में जो है ये डील करता है। इसके अलावा डेट सिक्योरिटीज हो गया, बॉन्ड्स हो गया, इन सब में भी ये वाला जो है स्टॉक एक्सचेंज करता है डील। इसके अलावा ग्लोबल एक्सेस है, ये तो बनाई इसकी काम के लिए, तो ग्लोबल एक्सेस तो होना ही है भाई मेरे, है ना। इंटरनेशनली जितनी भी ट्रेडिंग है वो यहाँ से हो सकती है, ये वही है एक तरह से। सो यहाँ पे हिंदी वालों के लिए भी बता देता हूँ कि एक नया प्लेटफॉर्म बनाया गया है स्टॉक एक्सचेंज का, INX है ना, वो अंतर्राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज के लिए एक तरह से इसको बनाया गया है और संचालन इसका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ही करता है दोस्तों। गिफ्ट सिटी जो गुजरात में है उसमें इसको बनाया गया था। इसकी जो स्थापना हुई है या इनॉग्रेशन हुई 9 जनवरी 2017 को हुई है और ये जो है 22 घंटा दिन में काम करता है पूरा का पूरा एक्सचेंज, और 6 दिन हफ्ते में काम करेगा, है ना, 1 दिन की छुट्टी। इसके अलावा इसमें टर्न अराउंड टाइम जो है वो 4 माइक्रो सेकंड का है, यानी ये बहुत तेज है। इसके अलावा ट्रेडिंग की बहुत सारी सुविधाएं हैं जैसे इंडेक्स, स्टॉक, कमोडिटी, करेंसी, इन सब में तो है ही है। इसके अलावा बॉन्ड, सिक्योरिटीज़, डेट सिक्योरिटीज़ वगैरह में भी ये काम करता है। फिर ग्लोबल एक्सेस है इसको भाई मेरे, यानी कि इंटरनेशनल एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो भी ट्रेडिंग होने वो यहाँ से ईजिली हो सकती है, ये उसके लिए है। आगे टेक्नोलॉजी और स्पीड की बात करते हैं तो भाई ये ऑपरेट कौन से प्लेटफॉर्म पे होता है, ये यूरेक्स T7 प्लेटफॉर्म पे ऑपरेट होता है ना। जैसे आप बोलते हैं कि भाई आपके पास मोबाइल फ़ोन है तो आप बोलेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो आप बोलोगे एंड्रॉयड है ना। कोई बोलेगा कि सिम्बियन जो पहले नोकिया का होता था खस्ता, है ना। कोई बोलेगा कि भाई iOS के यूज़र हैं हम। सो वैसे ही आप समझ लीजिए कि ये कौन से प्लेटफॉर्म पे, यूरेक्स T7 प्लेटफॉर्म पे इसको लॉन्च किया गया, जो दुनिया का सबसे फास्टेस्ट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा रेगुलेशन की बात करते हैं तो इसकी रेगुलेशन जो करता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी IFSCA जो है इसको रेगुलेट करता है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। संचालन में और रेगुलेशन में अंतर होता है। संचालन मतलब किसी चीज़ को चलाना, और रेगुलेशन का मतलब होता है कि नियम, कायदे, कानून, उसके लिए फ्रेमवर्क्स बनाना, SOP सेट करना कि आपको ऐसे ही चलना है, ठीक है। एडवांटेजेस क्या रहेंगी भाई, एक तो आप ये ध्यान रखिए कि इस एक्सचेंज बोर्ड की एडवांटेजेस ये हैं कि यहाँ पे 0 टैक्स लगता है। किस किस पे, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो होता है STT, जब भी आप शेयर वगैरह बेचते हैं या खरीदते हैं तो उसमें, खरीदते नहीं बेचते में STT लगता है। आप कभी भी बेच के देखिएगा तो आपको सरकार को STT देना पड़ता है। अगर आपने कोई भी शेयर वगैरह, ग्रो वगैरह या कहीं भी खरीद रखे तो STT देना पड़ेगा। अभी शायद इसका अमाउंट सरकार ने बढ़ा दिया है, पहले कम था, सबसे पहले था ही नहीं, फिर पिछले साल सरकार ने थोड़ा बढ़ाया और इस साल जो और बढ़ा दिया, मेरे को एग्जैक्ट फिगर अभी याद नहीं है, बट मैंने अपने बजट के सेक्शन, जो मैंने एक बजट वाली वीडियो बनाई है ना 2026 का बजट वाला बनाया था, उसमें डिस्कस कर रखा है। इसके अलावा कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स CTT जो है वो 0 हो जाता है। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स हो गया, कैपिटल गेन टैक्स हो गया, ये सारे इस एक्सचेंज बोर्ड पे 0 हो जाते हैं। बस ये आप समझ सकते हैं इसमें, ठीक है। तो हिंदी में भी वही हो गया, इसमें और कुछ नहीं है। नेक्स्ट, कमोडिटी एक्सचेंजेस क्या होते हैं, है ना। तो कमोडिटी एक्सचेंजेस का आप देख लीजिए कि क्या है, जहाँ पे कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स आर ट्रेडेड, है ना। कमोडिटी और डेरिवेटिव्स जो है वो ट्रेड उनके किया जाता है। अब इनमें जैसे करेंसी आ जाता है या कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आ जाते हैं ना, उनकी सर्विसेज आ जाता है। जनरली अगर हम बात करते हैं तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स या कमोडिटी बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स की इसमें बात करते हैं ना। एग्रीकल्चर के लिए जैसे वन स्टॉप सोल्यूशन बना देना। अब ये किस चीज़ में मदद करता है, आप समझिए कि इसमें होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि किसान है, किसान ने ये सारे के सारे खेत में जो है फसल बो दी। अब ऐसा हो सकता है कि वो किसी के साथ पहले से इसकी ट्रेडिंग कर ले, है ना। बहुत सारी कंपनियों के साथ वो कर सकता है। मान लो कि इसमें कोई ऐसी खास फसल है जो किसी कंपनी को चाहिए है, एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, कोई खास किस्म के आलू कर दिए, ड्रैगन फ्रूट उगा दिए। अब मान लो कोई कंपनी चाह रही कि भाई सारे इंडिया के जितनी भी ये फसलें हैं इनको हम अपने पास रखेंगे, हम बेचेंगे, तो वो उस किसान के साथ डील कर सकती हैं कि भाई इसमें जैसे ही ये सारी फसल पैदा हो जाएगी, ये तुम कहीं और नहीं बेचोगे, ये मुझे दोगे। तो इससे क्या हुआ, डील किसान क्या करेगा भाई कि अगर फसल खराब हो गई या कुछ भी कम निकली, ज़्यादा निकली, तो फिर वो माई बाप आपका है, हमें तो इतने रुपए चाहिए आपसे, है ना। तो फिर किसान जो है वो जो भी होगा उसको एक तरह से रिस्क फ्री कर दिया। एग्जाम्पल ये दिया है मैंने एक, कि रिस्क फ्री हो गया कि भाई अगर वो खराब भी हो जाता है, कल को कुछ भी हो जाता है, आधी ही फसल हो पाती है, तो भी वो कंपनी पूरा दाम देगी उसको। ऐसे आप इसको समझ सकते हैं, क्योंकि यही डील हुई थी कि वो एक्सक्लूसिवली उस कंपनी को बेच देगा और किसी को नहीं बेचेगा। नहीं
तो उसके पास तो 10 ऑप्शन थे, है ना, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो एक तरह से प्राइस के जो रिस्क होते हैं उनको मैनेज किया जा सकता है इस चीज़ से। या कई बार ऐसा भी होता है कि हमें लग रहा है कि कल को जो है इसका प्राइस गिर जाएगा, है ना, सो हम आज ही बुक करके रख ले। आप कभी भी गोल्ड की दुकान पे जाना तो गोल्ड वाला ऐसा आजकल ऑप्शन देने लग गया है कि क्योंकि गोल्ड वैसे ही यार बुरे हाल है, कस्टमर आ नहीं रहे, सो वो बोलते हैं आज आप बुक कर जाइए, अगर कल को जो है मान लीजिए प्राइस गिर गया तो हम आपकी मदद ये कर देते हैं, एक आपको ये ऑफर दे देते हैं, कल को या नर्सों को जब आप पूरा लेने आएंगे ये पूरा का पूरा अगर गिर गया तो हम उसमें दे देंगे आपको। ऐसा भी कई बार जो है होता है। तो वो एक तरह से क्या हुआ, प्राइस के रिस्क का जो है वो मैनेजमेंट हो गया, है ना, कि किसी भी कमोडिटी के अंदर फ्लक्चुएशन होता है प्राइसेस का, उसको मैनेज किया जा सकता है इससे। फिर मेजर एक्सचेंजेस की बात करते हैं तो कौन कौन से हैं। सो सबसे बड़े इंडिया के अंदर एक्सचेंजेस इस काम के लिए, कमोडिटी के लिए, वो है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया जिसको MCX बोल देते हैं, और दूसरा कौन सा है, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज जिसको NCDEX बोल देते हैं, ठीक है, NCDEX। तो ये दो तरह के जो हैं इसके अंदर हैं। अब इसमें से NCDEX की बात पहले कर लेते हैं कि NCDEX क्या भला है जी। हाँ, बॉम्बे इज नाउ मुंबई, ऑब्वियस ही बात है, उसमें क्या है। चलिए, सो एस्टेब्लिशमेंट और रेगुलेशन की बात करते हैं तो एस्टेब्लिश हुआ था ये 2003 में NCDEX, और रेगुलेट कौन करता है, तो भारत में लगभग हर एक्सचेंज को जो है सेबी ही रेगुलेट करता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। हेडक्वार्टर मुंबई में है। इंडिया का लार्जेस्ट एक्सचेंज बोर्ड है ये, जिसमें एग्रीकल्चर कमोडिटी में एक्सचेंज होता है, ये ध्यान रखिएगा, एग्रीकल्चर के लिए लार्जेस्ट है, ठीक है। इसके अलावा कोई सारी क्योंकि एग्रीकल्चर लिए तो एग्रीकल्चर की कौन सी आइटम इसके अंदर ट्रेड होती हैं ऐसे समझ सकते हैं। सोया का सोयल हो गया, चना हो गया, कोरिएंडर हो गया, धनिया वगैरह, है ना, हल्दी हो गई, कॉटन, कोर सीड्स, वीट, है ना, गेहूँ वगैरह, ये सब चीज़ें जो है इसमें डील हो सकती है, ट्रेड की जा सकती हैं। इसका मेन रोल क्या है NCDEX का, ये क्या करता है, ये इनेबल करता है प्राइस ट्रांसपेरेंसी एंड रिस्क मैनेजमेंट फॉर फार्मर्स, जो ट्रेडर्स एंड कॉर्पोरेट्स, एंड ऑफन फोकसिंग ऑन फिजिकल डिलीवरी, जो कि मैंने आपको पहले भी बता दिया कि पहले से ही आप जो है उसमें एक, अगर आपके लिए ये हो गया कि भाई इसको इतने में ले लेते हैं तो कल को अगर उस चीज़ के प्राइस कम भी हो जाएंगे तो वो उतने की ही बिकेगी, ऐसे आप समझ लीजिए। और प्राइस की ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी, एक ही जगह पे आपको ये पता लग जाएगा कि अच्छा उधर वाला इतने का दे रहा है, इधर वाला इतने का दे रहा है, इधर वाला इतने का दे रहा है। सो यूनिफॉर्मिटी का भी पता लग जाएगा, और इसमें सच में फिजिकली जो है डिलीवरी करनी है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, क्योंकि आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि कुछ फ्रॉड्स भी हुए थे, सो वो मैं आगे चल के ही बात करूंगा। अभी के लिए बस ध्यान रख लेना, उसमें क्या होता था कि फिजिकली आपके पास वो असेट होता ही नहीं था, आप फिर भी ट्रेड करने लग जाते थे। सो फाउंडर्स की बात करते हैं तो ये किसने प्रोमिनेंट प्रमोट किया था, सो इसको जो है NSE, जिसको हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं, नाबार्ड, ICI बैंक, पंजाब सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक एंड क्रिसिल, इन सब ने जो है इसको प्रमोट किया। सिंध ने नहीं किया, पंजाब नेशनल बैंक ने किया। सो NCDEX का जो स्थापना और विनियमन है ये 2003 में है, और इसको विनियमन करने का काम जो है सेबी का हो गया, और मुख्यालय मुंबई में है भारत में। कृषि के लिए सबसे बड़ा एक्सचेंज इसको कह सकते हैं एक तरह से, और इसमें सोया तेल, चना, धनिया, हल्दी वगैरह, ये सब ग्वार बीज, गेहूँ आदि जो वस्तुएं ट्रेड की जाती है, व्यापार होता है इसका। और इसमें जो किसानों, व्यापारियों और कॉरपोरेट के लिए कीमतों में पारदर्शिता और जोखिम प्रबंधन को संभव बनाता है, और अक्सर भौतिकी सुपुर्दगी पर विशेष ध्यान देता है, ठीक है। तो ये इसका मेन काम हो गया। संस्थापक की बात करते हैं तो ये बहुत सारे हैं इसके अंदर, है ना, NSE हो गया, नाबार्ड हो गया, ICI, क्रिसिल, PNB, ये सब हो जाएगा। चलिए, सो अगला जो बात आती है वो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पे आती है, जिसको MCX बोलते हैं। मैंने बोला था ना, दो हैं कृषि के लिए सबसे बड़े या कमोडिटी के लिए, एक है NCDEX और एक है MCX। सो अब मैं MCX के बारे में बता रहा हूँ। ये कब एस्टेब्लिश हुआ है, ये अप्रैल 2002 में हुआ है, और कब लॉन्च किया गया था इसको, नवंबर 10, 2003 को, ठीक है। सो 2002 में इनकॉर्पोरेट किया गया, लेकिन लॉन्च किया गया है नवंबर 10, 2003 को, और यही प्रश्न जो पेपर में आया भी, इसीलिए इस कलर का मैंने इसको कर दिया है। सो इसको परमानेंट रिकॉग्निशन जो है 2003 में ही मिली है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। फाउंडर की बात करते हैं तो जिग्नेश शाह इसके फाउंडर हैं, और इन्हीं के रहते हुए बहुत बड़ा इसके अंदर फ्रॉड भी हुआ था, इसकी बात भी करेंगे। सो ये मुंबई के अंदर इसके हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेंगे। इसमें भी बहुत सारा कमोडिटी एक्सचेंज होता है। कमोडिटी एक्सचेंज में या उसके ट्रेड होता है, यानी कि इसमें फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट हो गए, मेटल्स के अंदर हो गए, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एनर्जी के अंदर हो गया, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो गए, इन सब का ट्रेड यहाँ पे होता है। कुल मिला के कहानी ये है, ठीक है। इन ट्रेड्स के लिए अमेजन बन गया, ये बड़े लेवल के ट्रेड्स के लिए, ऐसे आप समझ लीजिए। सो इसके अंदर रेगुलेटरी बॉडी इसके अंदर भी कौन सी है, सेबी ही है। एक्चुअली में पहले क्या होता था, पहले सेबी नहीं होती थी, पहले इसको रेगुलेट करने का काम होता था FMC का, ठीक है, जिसको बोलते हैं फॉरवर्ड मार्केट
कमीशन एफएमसी। लेकिन जब इसके अंदर फ्रॉड हुआ तो उसके बाद एफएमसी को किसके साथ मर्ज कर दिया गया, सेबी के साथ ही मर्ज कर दिया गया, उसी का बच्चा बना दिया गया, ताकि इसके अंदर थोड़ा सा और कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि जब इतना बड़ा फ्रॉड होता है, लगभग 5600 करोड़ का फ्रॉड इसमें हो गया था, सो इसमें ट्रस्ट लोगों का एफएमसी पे खत्म हो गया था, तो इस वजह से जो है एफएमसी को सेबी के अंडर डाला गया ताकि इनके ऊपर सख्त नियम कानून चलाए जा सके, है ना। सो जिग्नेश साहब तो ये बोल के निकल गए कि ये एम्प्लॉयज़ ने किया है फ्रॉड, मैंने नहीं किया है, बट जो भी है उनकी कंपनी में फ्रॉड तो हुआ है, ऐसे समझ लीजिए। इसके अलावा वही मैंने बताया कि सेबी के अंडर ये आ जाता है ना, 1993 के अंदर, ऐसे समझ लीजिए। और इसके अलावा ऑपरेशंस लॉन्च की बात करता हूँ। अच्छा, ये एनएससी का हो गया, सॉरी, ये तो वो नहीं है, उसका फ्रॉड आगे आएगा फिर कहीं, है ना, उसमें हुआ है वो, शायद पीछे आया नहीं है, आगे आ जाएगा, कोई बात नहीं। सो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं, एनएससी। ये 1992 में इसको इनकॉर्पोरेट किया गया, और लेकिन रिकॉग्नाइज जो सेबी ने इसको किया है 1993 में किया। कौन से एक्ट के तहत किया था? सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 के तहत। उसके अलावा इसके ऑपरेशन लॉन्च की बात करते हैं तो एक्सचेंज स्टार्टेड ऑपरेशंस इन दी होलसेल डेट मार्केट में इसने काम करना शुरू किया है जून 1994 में, और जो कैपिटल मार्केट इक्विटी सेगमेंट में काम करना शुरू किया वो नवंबर 1994 में। सो ये भी प्रश्न आया है। सो अभी ये तो आया है, ये आ जाएगा कभी, तो फिर इसलिए मैंने दोनों ही इसके जो है लिख दिए हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पायनियरिंग की बात करते हैं तो इट वाज द फर्स्ट एक्सचेंज इन इंडिया जिसने मॉडर्न फुली ऑटोमेटेड स्क्रीन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग जो है दी थी, है ना, कि भाई मॉडर्न टेक्नोलॉजी में आप स्क्रीन पे देख के पूरी की पूरी ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये वो वाला पहला इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पायनियर था, पहला ट्रेडिंग सेंटर बना। सो ये भी वही है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है उसकी स्थापना 1992 में होती है, सेबी द्वारा मान्यता दी गई थी। संचालन की शुरुआत में दो हैं, एक तो होलसेल डेट मार्केट है और दूसरा कैपिटल मार्केट है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग का बैठता है। सो इन विच ईयर डिड द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बिगेन इट्स ऑपरेशन? सो एनएससी अपने ऑपरेशन कब स्टार्ट करता है? ये 1994 में करता है, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आपको बता दिया है ना। 1993 में जो है इसकी स्थापना हो रही है, या इसको वो इनिशिएट किया जा रहा है। और जो इसने पूछा है आपसे 1994 का, सो ये कैपिटल मार्केट में के सेगमेंट में 1994 में आता है। सो ये वही आपसे पूछा गया है, ठीक है। और इसमें और कोई ऑप्शन था भी नहीं, 1993 वाला कोई ऑप्शन भी नहीं था। चलिए, इसके अलावा नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड, NSEL जिसको हम बोलते हैं, ये क्या चीज़ है भाई मेरे? इसका भी यही काम है। इट वाज डिजाइंड टू फैसिलिटेट एफिशिएंट कमोडिटी प्रोक्योरमेंट, वेयर हाउसिंग एंड प्राइस डिस्कवरी टू ट्रांसफॉर्म एग्रीकल्चर मार्केट। सो ये भी अगेन बहुत सारे वेयर हाउसेज को प्रोक्योर करना, कमोडिटीज़ को प्रोक्योर करना, प्राइस की डिस्कवरी बहुत सारा कि हाँ कि किस मार्केट में कौन सी चीज़ का कितना प्राइस चल रहा है, कहाँ पे क्या चल रहा है, किस स्टेट में। सो एग्रीकल्चर के लिए अगेन से एक एक्सचेंज इसको बना दिया गया। इसके अलावा स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे फार्मर, ट्रेडर, प्रोसेसर, इन्वेस्टर सब इसके अंदर सम्मिलित कर लिए गए। ऑनरशिप की बात करते हैं तो इसकी जो प्रमोशन यानी इसका काम जो था वो 63 मून्स टेक्नोलॉजी का था, ठीक है, वो इसको कर रही थी। अच्छा, वो जो मैंने MCX की बात की थी वो MCX में नहीं हुआ था, वो इसमें हुआ था, ठीक है ना। लेकिन इसमें भी आई थिंक जिग्नेश साहब का कोई इन्वॉल्वमेंट थी जहाँ तक मेरे को लग रहा है। सो वो इसमें हुआ था, जो अभी मैं थोड़ी देर पहले MCX की बात कर रहा था ना कि फ्रॉड हुआ है 5600 करोड़, वो इसमें हुआ था, ठीक है, वो उसमें नहीं हुआ था, NSCL में हुआ था। सो 2013 में वो फ्रॉड हुआ था 5600 करोड़ का, ये देखिए, है ना, आ गया मेरे दिमाग में, वही मैं देख रहा था उसमें है क्यों नहीं। तो इसमें भी जिग्नेश साहब भी इन्वॉल्व थे, जिन्होंने बाद में बोल दिया कि एम्प्लॉयज़ के फ्रॉड हैं, ये हमने नहीं किए। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि NSCL जो है इसमें बहुत बड़ा फ्रॉड इस टाइम पे हुआ था, है ना। सो हालांकि वो उसके अंदर भी सेम यही चीज़ हुई थी, क्योंकि उसको भी FMC ही मेंटेन कर रहा था, MCX वाले को ही। लेकिन यहाँ पे जब ये सब चीज़ें हुई तो फिर आप देखिए कि इसमें कोर्ट ने भी यही ऑर्डर दिया था, इवन हाई कोर्ट वगैरह ने भी यही ऑर्डर दिया था कि भाई जितना भी इन्वेस्टर्स के पैसे हैं आपको लौटाने पड़ेंगे। सो आप मुँह मोटे की मुद्दे की बात ये समझ सकते हैं। और इसके बाद जो है वो जो FMC वगैरह है उसका सिस्टम ही खत्म कर दिया गया था, आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। तो कुल मिला के ये है कि NSCL जो है ये भी वही एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए, कमोडिटी के लिए, इन सब के लिए, वेयर हाउसिंग के लिए बहुत ज़्यादा ये सारी की सारी चीज़ें जो है बनाया गया था। इसके अलावा आप देखिए ढांचे में किसान, व्यापारी, प्रोसेसर, निवेशक वगैरह थे। और इसमें यही दिक्कत हो रही थी कि भाई एक्चुअली में वो उनके पास चीज़ थी नहीं और वो उसकी ट्रेडिंग कर रहे थे, ऐसे आप समझ लीजिए कि रियल में उनके पास थी ही नहीं और उसकी ट्रेडिंग कर रहे हैं। सो इसी वजह से यहाँ पे 5600 करोड़ का गबन हुआ है, ऐसे आप समझ लीजिए। और इसमें फिर जो है कोर्ट ने इसके अंदर काफ़ी लंबा कानूनी विवाद चला है और पूरे मामले में यही बोला कि हिस्सेदारों को उनकी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। चलिए, फिर स्टॉक मार्केट इंडेक्स की मैं बात करता हूँ। स्टॉक मार्केट इंडेक्स जो होता है इसका क्या काम होता है? तो ये जो है ये इन्वेस्टर्स की हेल्प करता है मार्केट के ट्रेंड्स को समझने के लिए, है ना। तो अभी आप देखिए कि जैसे ग्रो ऐप में जाते हैं तो आप देखते हैं कि भाई इस पूरी कंपनी का पिछला 1 महीने का क्या ट्रैक रिकॉर्ड है। क्या बोल रहे हैं ये?
क्या कह रहे हैं, जीके रामबाण बुक का प्राइस 260 आ गया है। पता नहीं भाई क्या आ गया, मेरे को तो खुद नहीं पता, ये तो मैं भी आपसे पहली बार ही सुन रहा हूँ। जब रामबाण बुक बची ही नहीं तो उसका प्राइस कहाँ से आ गया। एक सेकंड रुकना, ये कैसे हो गया भाई, एक सेकंड रुको, मुझे भी देखने दो कि ये भाई क्या बोल रहा है। हो प्रभु, कहाँ आया है भाई, मुझे तो लग रहा है कि 379 दिखा रहा है भाई, कहाँ दिखा रहा है, कुछ भी बोल रहे हैं, मुझे तो नहीं दिख रहा है। और अगर आ भी गया होगा, ये तो बुक ही मेरे हिसाब से ख़त्म हो जानी चाहिए, ये कैसे पड़ी हुई है मुझे ये भी नहीं पता। एनीवेज, सो इसके बाद ये हो गया। इसके बाद हमें बस ये है कि ट्रेंड्स पता लग जाते हैं किसी कंपनी का, हिस्ट्री क्या, उसके उन इंडेक्स को देख के, इंडिसेस को देख के हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं ना। सो इसमें बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, जैसे मार्केट हो गया, कैपिटलाइजेशन हो गया, इंडस्ट्री हो गया, ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी हो गया, ये सारी चीज़ें इसके इंडेक्स के थ्रू हमें पता लग जाती हैं, ऐसे आप समझ लीजिए, है ना। इसके अलावा जो इंडेक्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परफॉर्मेंस ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट स्टॉक्स। जो इंडेक्स निकलता है वो इसकी परफॉर्मेंस को देख के ही निकाला जा सकता है, ताकि जो भी लोग इसमें एनरोल करना चाहते हैं, इसमें पैसा लगाना चाहते हैं स्टॉक में, उन्हें रियलिटी पता लग जाए कि भाई इस टाइम पे इसको प्रॉफिट हुआ, इतना नुकसान हुआ है, अब आप उस हिसाब से आप देख लीजिए आपको लगाना है इसमें पैसा, नहीं लगाना है ना, फेयर एंड स्क्वेयर। इसके अलावा कॉमन टाइप्स अगर हम इसके इंडेक्स के देख लेंगे तो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, जैसे S&P हो गया, BSE हो गया, निफ्टी हो गया, ये कई तरह के इंडेक्स इसमें हो सकते हैं। फिर कुछ सेक्टोरल इंडेक्स भी होते हैं भाई मेरे। सेक्टोरल इंडेक्स में क्या होता है, एक पर्टिकुलर सेक्टर, मान लीजिए कोई भी हो, है ना, ऑटोमोबाइल होगा या कोई भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक होगा, उसकी इंडस्ट्री के बारे में हमें पता लग जाएगा, है ना। जैसे निफ्टी बैंक हो गया, निफ्टी IT हो गया। सो इससे हमें इस इंडेक्स से ये पता लग जाएगा कि भाई उनके अंदर उछाल चल रहा है या वो मार्केट डाउन चल रही है, एक पर्टिकुलर सेक्टर की मार्केट का पता लग जाएगा, ठीक है। फिर एक होता है मार्केट कैप इंडिसेस। अब ये मार्केट कैप इंडिसेस में आप ऐसे समझिए कि ये जनरली क्या होता है, 0 से लेके जो 100 तक की इंडेक्स होते हैं ना, उसमें रखा जाता है लार्ज कैप, बड़ी कंपनियां होंगी। फिर 101 से 250 तक मिड कैप इंडस्ट्री होंगी। 250 भी क्या ही बोलें इसको, 249 एक तरह से मेरे हिसाब से बोलना चाहिए है, 250 तो क्या ही बोलूँ इसको मैं, 249 मान लीजिए। और फिर 250 से ग्रेटर जितना भी है वो सारी स्मॉल कैप इंडस्ट्री होती है, ठीक है। तो ये कल को कैप आपसे पूछी जा सकती है, स्टार मार्क कर लो। सो ये मैंने इंडेक्स के आधार पे बता दिया कि बड़ी कंपनी को लिस्टिंग करते हैं तो वो बोलते हैं ना निफ्टी या फिर टॉप 100 कंपनी, ऐसे आप समझ सकते हो। ये लार्ज कंपनी होगी, ये 101 से 249 मिड कैप होगी, और ये जो स्मॉल कैप इंडस्ट्री होगी। सो ये भी इंडेक्स है एक तरह से, जिससे हमें ये पता लग रहा है कि ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, जिस कंपनी के साथ जो भी लगा होगा उससे आइडिया लग जाएगा। सो कुल मिला के इसका ये बता दिया उद्देश्य क्या है भाई मेरे, है ना। तो मार्केट के रुझानों को समझने में मदद करना, कुल मिला के यही है। एनालिसिस दे दिया आपको पूरी मार्केट की, ये समझ लो, है ना। सो इसमें जो है कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन, इंडस्ट्री, ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी, ये सब के आधार पे आप अनुमान लगा सकते हैं भाई मेरे, है ना, कि इसमें आपको कितना रुपया लगाना है, कितना नहीं। और भी बहुत सारे इंडेक्स रहते हैं, S&P, BSE, सेंसेक्स, निफ्टी वगैरह। और अगर किसी पर्टिकुलर एक सेक्टर का इंडेक्स देखना है, एक खास इंडस्ट्री का इंडेक्स के ऊपर नज़र रखनी है, तो निफ्टी बैंक, निफ्टी IT को देख सकते हैं आप ऐसे करके। और मार्केट कैप इंडेक्स भी मैंने बता दिया, मिड कैप क्या होता है, स्मॉल कैप क्या होता है और लार्ज कैप क्या होता है, वो भी ऑलरेडी डिस्कस्ड है। चलिए अब सेबी की कहानी समझ लेते हैं फटाफट से, जो इतनी देर से हम सेबी कर रहे हैं, बस लगभग खत्म होने वाली है क्लास, लास्ट के उसी में चल रहे हैं हम। सो सेबी की बात करते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये एपेक्स रेगुलेटर है पूरी की पूरी कैपिटल मार्केट का, जितनी भी पूंजीवादी मार्केट है हमारे देश में, वो सारा शेयर बाजार है या स्टॉक एक्सचेंजेस, सबको रेगुलेट करने का, विनिमय काम जो है वो सारा का सारा सेबी का है, ये समझ लीजिए। अब एक्चुअली में क्या हुआ था कि सेबी शुरुआत में आप समझो 1988 में ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी हुआ करती थी, यानी कि इसको कानूनी जामा तक नहीं पहना रखा था। और इसी चीज़ का फ़ायदा बहुत सारे लूप होल्स का हर्षद मेहता ने उठाया था, जिसके चक्कर में क्या हो रहा था कि बहुत सारा वो, जैसे मान लीजिए कि सपोज करो कि BR होते हैं या बैंक के पास मान लीजिए कि कुछ समय के लिए कोई पैसा होता है, सो ये बैंक के पैसों का इस्तेमाल अपने बेनिफिट के लिए कर रहा है भाई साहब, शेयर प्राइसेस को ऊपर नीचे करने के लिए कर रहा है, आप ऐसे समझ लीजिए ना। सो बहुत सारी नोटंकियां वो आदमी कर रहा था। सो उस चक्कर में उसको कंट्रोल करने के लिए आप समझिए कि फिर कि भाई अगर मार्केट में इस तरीके से होने लग जाएगा तो लोगों का तो पैसा डूब जाएगा या लोगों का भरोसा टूट जाएगा। सो इसलिए वहाँ पे PV नरसिम्हा राव की सरकार थी उस टाइम पे, है ना। वो जो LPG रिफॉर्म आया ना, उसी ड्यूरेशन की बात है ये। मैं कई बार हर्षद मेहता का केस LPG रिफॉर्म के साथ जोड़ के हमेशा आपको बताता हूँ, और PV नरसिम्हा राव की सरकार थी, ये भी मैं बता दूं, है ना। सो PV नरसिम्हा,
तो वहाँ से याद रहेगा। सो उनकी सरकार ने ये डिसीजन लिया कि भाई अब क्या करेंगे, ये जो सेबी है इसको हम क्या बनाते हैं, एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाते हैं, लीगल बॉडी बना देते हैं, इसको कानूनी जमा पहना दिया जाए। सो सेबी जो है वो सेबी एक्ट 1992 के तहत एक स्टैट्यूटरी बॉडी बन गई थी और ये सबसे बड़ी बॉडी बन गई जो इन सारी जो एक्सचेंजेस को जो है या फिर शेयर बाजार को देखेगी। ठीक है, इसके अलावा इसके हेडक्वार्टर पूछ सकता है तो वो मुंबई में है। तो वही मैंने आपको बताया कि जो सेबी है ये जो है इसको वैधानिक निकाय के रूप, पहले तो गैर वैधानिक निकाय था, है ना, 1988 में, और 1992 में इसको जो वैधानिक निकाय दे दिया गया था। सिंपल सी बात ये है, और इसके मुख्यालय मुंबई में है। बस इतना आपको बताना चाहिए, और ये सबको मेंटेन करती है, विनियम करती है। सो मेन फंक्शन क्या हो गए, इन्वेस्टर के जो इंटरेस्ट हैं उनको इंश्योर करना। भाई ट्रांसपेरेंट डील्स होनी चाहिए, सीधी बात है। जो भी आपने पैसा लगाया, क्या आज कंपनियां आप देखेंगे कोई भी आप शेयर में पैसा लगाते हैं या कुछ भी उसमें कंपनी में हो रहा होता है ना, जिस भी किसी का आईपीओ आया, किसी के शेयर आया, आपने खरीदे होंगे, सो आपको काफ़ी सारी मेल्स आती हैं कि आज हमारी ये बोर्ड मीटिंग बैठ रही है, आज हम ये कर रहे हैं, आज हम ये कर रहे हैं। ऐसे वाली बहुत सारी मेल्स आती हैं, आप इग्नोर कर देते हो क्योंकि आपको समझ नहीं आती है वो मेल्स, लेकिन ऐसा होता है। सो ये सेबी इनको डंडे के जोर पे करवाती है, नहीं तो ये बताए ना किसी को भी। फिर दूसरा है प्रमोट करना मार्केट की डेवलपमेंट को। ये भी जो है सेबी का एक फंक्शन में से एक, कई सारे फंक्शनों में से एक हो सकता है, जिसमें बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग देना है ना, इंटरमीडिएट्स को, या नए रेगुलेशंस को लेकर आना जिससे कि मार्केट और अच्छी चले। बहुत सारी चीज़ें इसमें, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स लेके आना। इसके अलावा रेगुलेट करना कैपिटल मार्केट को। जितनी भी कैपिटल मार्केट है भाई, जिसमें भी पूंजी लोगों ने लगा रखी है, उस सारी को रेगुलेट करने का, उसके नियम कानून कायदे बनाने का और उसको एफिशिएंट फंक्शनिंग के लिए यही जो है सारा काम करेगी। सो मैंने आपको बता दी सेबी के मुख्य जो कार्य हैं, निवेशकों के हितों की रक्षा करना, बाजार के विकास को बढ़ावा देना और पूंजी बाजार का विनियमन करना, यही इसके मेन फंक्शन है। सो सवाल देखिएगा पूछा, हाउ डिड दी सेबी स्ट्रेदन कैपिटल मार्केट। सो वो स्ट्रेदन कैसे करती कैपिटल मार्केट को। सो आप देखिए कि क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि रिमूविंग कॉर्पोरेट टैक्स ऑन डिविडेंड्स, इसका तो कोई लेना देना है ही नहीं है। फिर अलाउइंग अनरेस्ट्रिक्टेड फॉरेन पोरिंग, ये भी कोई इससे एफडीए का हो गया ये तो। फिर एबोलिशिंग स्टैंप ड्यूटी, ये थोड़ी स्टैंप ड्यूटी करेगी भाई, इसका शेयर बाजार से लेना देना है भाई, ये तो सारे के सारे गलत लग रहे हैं। इसके अलावा बोल रहा प्रोवाइडिंग स्टैट्यूटरी पावर्स टू रेगुलेट स्टॉक एक्सचेंज, हाँ ये ज़रूर इसका हो सकता है। ये फिर भी एक सेंसिबल प्रश्न दिख रहा है, लेकिन ये नीचे वाले तीन तो इसका कोई भाग ही नहीं लग रहा है ना। आगे, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड यानी कि सेबी वॉज इनिशियली सेटअप एज ए नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी इन विच ईयर। तो मैंने आपको बताया था 1988 में जो है नॉन स्टैट्यूटरी थी, और 1992 में हर्षद मेहता का जो केस होता है, और 1991-92 में एलपीजी भी आते हैं। सो उस टाइम पे जो है ये स्टैट्यूटरी होते थे। तो गलती से भी ये मत मार कर देना, इसका उत्तर ए होना चाहिए है, क्योंकि इसने ये पूछा है इनिशियली जब वो नॉन स्टैट्यूटरी थी। आप गलती से अगर 1992 मार्क कर दोगे तो फिर वो गलत ही हो जाएगा। सेबी की फुल फॉर्म क्या है ये आपसे पूछ ली गई है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है, दैट्स ऑल। व्हाइएवर सेबी रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन 1992, सेबी के रिफॉर्म्स क्यों लाए गए 1992 में, ये पूछ रहा है। टू स्ट्रेंथन कैपिटल मार्केट रेगुलेशन, सिंपल सी बात है ना भाई, मार्केट को रेगुलेट करना था ना, उसके नियम कानून बनाने थे, नहीं तो हर्षद जैसे और बंदे कांड कर जाते। चलिए, अब सेबी जो है वो सुपरवाइज और उसकी सुपरविजन और कंट्रोल्स है क्या, उसको हम देख लेते हैं। जैसे स्टॉक एक्सचेंज में वो क्या देख सकता है भाई, वो ऑडिट कर सकता है कभी भी जाके स्टॉक एक्सचेंज में कि कुछ गलत तो नहीं चल रहा, रेगुलेट कर सकता है, सुपरवाइज कर सकता है एक्सचेंज के ऑपरेशंस को कि भाई वो देख ले कि तुम किस तरीके से काम कर रहे हो, है ना, ये सारी चीज़ें कर सकता है। इसके अलावा इंटरमीडियरी वर्क क्या कर सकता है, वो रजिस्टर्स एंड मॉनिटर ब्रोकर्स, है ना। तो ये बोल सकते हैं कि भाई तुम्हें इसमें ये काम करना है, रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, या फिर ब्रोकर्स जो हैं उनको मॉनिटर किया जा सकता है ना, सब ब्रोकर्स को देखा जा सकता है, अंडर राइटर्स को देखा जा सकता है, पोर्टफोलियो मैनेजर्स को, मर्चेंट बैंकर्स को, इन सबको देखा जा सकता है। इसके अलावा कंपनीज को कैसे कर सकता है, तो रेगुलेट कर सकता है वो पब्लिक लिस्टेड कंपनीज को एंड दोज इंटेंडिंग टू रेज फंड्स, आईपीओस को, यानी कि जितनी भी पब्लिक लिस्टेड कंपनी हैं उनको, क्योंकि लोगों का पैसा उसमें लग रखा होता है, सो क्योंकि उन्होंने एक तरह से फंडिंग लोगों से उठाई है ना, उनको कोई इन्वेस्टर नहीं मिला तो लोगों पे पहुंच के ये आईपीओ इसीलिए तो आते हैं। फिजिक्स वाला का आईपीओ आ गया भाई, कोई इन्वेस्टर मिल जाता तो आईपीओ लेकर ही क्यों आता, अब आईपीओ ले आया भाई साहब, है ना, क्योंकि फंडिंग उठानी थी। सो आखिरी में एक मूर्ख ज़रूर मिल जाता है ना, और जब वो नेक्स्ट बिग फूल आपको नहीं मिलता है, जो इन्वेस्टर की मैं बात कर रहा हूँ, सो आखिरी में एक फूल हमेशा रहता है और वो होती है मार्केट, वो होती है पब्लिक। सो आखिरी में आके पब्लिक से आईपीओ आते हैं और वो फंडिंग उठा लेते हैं, सिंपल सी बात है। सो आप यहाँ पे इसको भी देख सकते हैं। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स की मैं बात करता हूँ, तो उनको रजिस्टर करना, उनको रेगुलेट करना, इंश्योर करना कि भाई ये स्मूथ ऑपरेशन हो रहे हैं कि नहीं, वो भी इसी का ही, सेबी का ही वर्क हो जाएगा। फिर सेबी जो है अनफेयर प्रैक्टिसेस जितनी भी होती है उनको भी प्रिवेंट करता है। जैसे
जैसे इनसाइडर ट्रेडिंग अगर करने लग जाए, है ना, अंदर के लोग वो होता है ना, टिप्स दे रहे हैं, अंदर के लोग सब चीज़ें करे जा रहे हैं, तो फिर इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। प्राइस की मैनिपुलेशन करना, है ना, कि भाई कोई प्राइस की बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे जो हर्षद कर रहा था, सो वो आर्टिफिशियल प्राइस की हाइप क्रिएट कर देना, वो भी एक नौटंकी है। फिर फ्रॉडुलेंट ट्रेडिंग की बात हो रही है ना, तो इन सब के अगेंस्ट जितने भी लीगल एक्शन है वो ये ले सकती है, सेबी इसके हाथ में है। सो कुल मिला के सेबी का काम क्या है? स्टॉक एक्सचेंज को देखना, बिचौलियों को देखना, कंपनियों को, म्यूचुअल फंड को, इन सबको रेगुलेट करना। इसके अलावा इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकना, कीमतों में हेरफेर को रोकना, धोखाधड़ी वाली ट्रेडिंग को रोकना। ये आपको बस मोटे तौर पर पता होना चाहिए। सो क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है, व्हाट वाज द मेन रोल ऑफ सेबी पोस्ट 1992 रिफॉर्म्स, यानी 1992 के बाद इसका मेन रोल क्या हो गया था, ये हमसे पूछ रहा है। सो अभी मैंने क्या बताया आपको, सबसे मेन रोल हो गया था कि कैपिटल मार्केट, जो पूंजीवादी मार्केट है, उसको कंट्रोल करना, है ना, रेगुलेट करना। दूसरा, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। और तीसरा, इंश्योर करना फेयर प्रैक्टिसेस, जो अभी मैंने बताया ना कि अनफेयर प्रैक्टिसेस होती हैं ये वाली, सो ये चीज़ें ना हो। तो ये सारी चीज़ें जो है इसका काम है। सो सी उत्तर इसका फिक्स्ड बन गया। चलिए फिर कुछ और पावर्स की बात कर लेते हैं कि पावर्स क्या क्या है सेबी पे। जैसे आप देखिए, क्वासी लेजिस्लेटिव बॉडी है ये। क्वासी किसी के साथ भी जुड़ता है तो इसका मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर क्षेत्र में जिसको कोई पर्टिकुलर अधिकार हो जाए, वहाँ पे क्वासी जुड़ जाता है ना। सो क्वासी लेजिस्लेटिव है, यानी कि इसका मतलब है कि कानूनी अधिकार इसको एक पर्टिकुलर सेक्शन में है, शेयर बाजार में, स्टॉक एक्सचेंज में, उसमें इसको है अधिकार, ऐसे समझ सकते हैं। 2024 में, है ना, इसको ये दिया गया एक तरह से। फिर क्वासी जुडिशियल भी है भाई मेरे, है ना। सो ये इशू कर सकते हैं रूलिंग्स अगेंस्ट मार्केट फ्रॉड, अनएथिकल बिहेवियर, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, किसी को बैन करना, फाइन लगाना, कोर्ट की तरह काम कर सकती है। सिर्फ किसके लिए करेगी? ये मार्केट के लिए करेगी, कोर्ट की तरह काम, है ना। फिर इसके अलावा क्वासी एग्जीक्यूटिव भी हो सकती है, यानी कि बहुत सारे ऑडिट्स को कंडक्ट कर सकती है, इंक्वायरियाँ कर सकती है ना, ब्रोकर्स की ये या किसी कंपनी की, ये भी हो सकता है। फिर इसके अलावा स्पेसिफिक कंट्रोल पावर्स जो होती है ना, सो किसी भी कंपनी को कंट्रोल करना है, या फिर ऐसा भी होता है कई बार कि कोई बड़ी कंपनी छोटी को एक्वायर कर रही होती है, एक्विजिशन होता है, तो उसमें क्या होगा भाई मेरे, लोगों ने जो पुरानी कंपनी के ट्रेड खरीद रखे थे तो उनको कैसे अब डिवाइड किए जाएंगे, क्योंकि उन्होंने तो पुरानी के खरीदे थे, अब बड़ी कंपनी ने छोटी को एक्वायर कर लिया, अब क्या होगा, उन लोगों के हितों की रक्षा करना, है ना। फिर वहाँ पे कौन से स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना, ये सारे का सारा काम भी इसी का है। अब 2014 में क्या हुआ था, सेबी को कुछ नई पावर्स भी दे दी गई थी, है ना। सो वो भी हम देख लेते हैं। सो एडिशनल पावर्स नए एक्ट के, जो 2014 में सेबी सिक्योरिटी लॉज एक्ट बनता है, उसके तहत कौन कौन सी दी गई थी। सो इसमें जो है वो अरेस्ट कर सकता है वायलेटर्स को, यानी कि आप देखिए पहले इससे ऐसा नहीं था कि ये अरेस्ट का ऑर्डर दे दे। अब जैसे कोर्ट होता है ना कि कोर्ट बोल दे कि 24 घंटे में इस अपराधी को ढूंढ के लाओ और पकड़ के लाओ मेरे सामने, ऐसे ये भी बोल सकता है कि इसको, आदमी को जिसने ये कांड किया है, इसको अरेस्ट करके लाओ। फिर ये सर्च और सीजर का इंफॉर्मेशन, आप इनकम टैक्स में जाएंगे तो सर्च सीजर आप भी करते हैं। सर्च सीजर वही हो गया जो रेड पे जाते हैं ना, तो और वहाँ पे जो है अगर आपको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है बुक्स ऑफ अकाउंट में, किसी धन में कोई काला धन मिल गया, उसको सीज कर लेते हैं, अपने पास रख लेता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में, ऐसा नहीं कि यूँ ही उसके ऊपर अधिकार जमा दिया। फिर ऑब्टेन कॉल्ड, ये उसी आधार पर ये भी कर सकता है, मैं ये बोल रहा हूँ, है ना, इस सेक्शन में। ऑब्टेन कॉल डेटा रिकॉर्ड, जितने भी कॉल डेटा रिकॉर्ड हैं उनको ऑब्टेन किया जा सकता है इसके द्वारा। इन्वेस्टिगेट कर सकता है पर्सन्स को और एंटिटीज को इनसाइड और आउटसाइड ए कंपनी, तो सबको इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार भी इसको है। तो कुल मिला के अर्ध विधायी भी है, अर्ध न्यायिक भी है, अर्ध कार्यकारी भी है, और विशिष्ट नियंत्रण वाली शक्तियाँ भी इसको दे रखी हैं। और 2014 के अधिनियम के तहत तो इसको ये भी बोल दिया गया कि लोग जो नियम तोड़ रहा है उसकी गिरफ्तारी भी कर सकता है, जानकारी की तलाशी लेना और उसे जब्त करना, कॉल डेटा रिकॉर्ड प्राप्त करना, किसी कंपनी के भीतर या बाहर मौजूद व्यक्ति या संस्था की जाँच करना, ये सारे काम ये कर सकता है। फिर आप देखिए एक सेबी एक्ट 1992 था, उसके बारे में भी एक क्वेश्चन आई थिंक आया है, तो वो भी देख लेते हैं। सो गिव सेबी पावर, क्या पावर देते हैं सेबी को? प्रोटेक्ट इन्वेस्टर, प्रमोट द सिक्योरिटी मार्केट एंड रेगुलेट द मार्केट, ये तो लगभग हमें पता ही है। फिर दूसरा जो सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट 1956 का है, वो इसको क्या पावर देता है? टू प्रोवाइड लीगल फ्रेमवर्क फॉर सिक्योरिटी ट्रेडिंग, है ना। इसमें क्या क्या कवर है कि जैसे लिस्टिंग करना, ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ करना, है ना। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर जितने भी ब्रोकर हैं उनकी रजिस्ट्रेशन करवाना, प्रिवेंशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग, ये सारा जो आ जाता है ये इस एक्ट के तहत आ जाता है, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत। एक्चुअली ये पूछ सकता है इस एक्ट में क्या कर सकता है, इस एक्ट में क्या कर सकता है, इस एक्ट में क्या कर सकता है। ये पढ़ा तो मैंने लगभग सब कुछ ही दिया, लेकिन ये बस ये बताया कि किस एक्ट में क्या कर सकता है। फिर एक कंपनीज एक्ट 2013 जो है, इसमें क्या कर सकता है? रेगुलेट कर सकता है इनकॉर्पोरेशन, मैनेजमेंट, गवर्नेंस ऑफ कंपनी, है ना। इसके अलावा इट कैन ले डाउन द रूल्स फॉर इशू ऑफ सिक्योरिटीज़ एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज़ के लिए जो है नए रूल्स बना सकता है।
इंपॉर्टेंट प्रोविजंस बना सकता है, जैसे डिविडेंड, अगर मान लीजिए कंपनी ने कोई प्रॉफिट कमाया, अब वो प्रॉफिट एक तरह से डिविडेंड होगा, अगर उसने अपने आगे जो धारक हैं उनको दिया नहीं, जिन्होंने भी वो पॉलिसियाँ उसके लिए रखी थी, तो वो ऑटोमेटिकली अनपेड अकाउंट में चला जाएगा 30 दिन के भीतर, ठीक है। सो अनपेड डिविडेंड अकाउंट में वो पैसा चला जाता है। सो बहुत सारे नियम कानून ये बनाता है, ठीक है। तो ये सब वही लिख रखे हैं। फिर चौथा वाला है जैसे डिपॉजिटरी एक्ट है 1996 का, ये मैंने सारे सेबी के बता दिए लगभग, है ना। इंपॉर्टेंट लॉज बता दिए सिक्योरिटी मार्केट के। सो इंपॉर्टेंट लॉज में चौथा डिपॉजिटरी एक्ट में क्या होता है, रेगुलेट करता है डिपॉजिटरी को इन इंडिया, है ना, जितने भी आपने डिपॉजिट्स करवाए होते हैं। इसके अलावा आप देखिए कि प्रोवाइड रूल्स फॉर डीमटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी और ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। सो ये सारे के सारे इसका काम है। फिर पांचवा जो हो जाएगा इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन एक्ट आया था 2015 में, तो इनसाइडर ट्रेडिंग को रेगुलेट करेगा भाई मेरे, है ना, और इवन प्रोहिबिट करेगा। सो ये कब, ये जो है इट प्रोहिबिट्स इनसाइडर ट्रेडिंग इन सिक्योरिटी लिस्टेड ऑन 19 नवंबर 1992 में, यानी कि जितनी भी इनसाइडर ट्रेडिंग है वो नहीं हो सकती, उसको रोकता है। सिंपल सी बात ये है। अब इसमें ये सारी चीज़ें आ जाती है, जैसे कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इनसाइडर बना दिया गया, डिस्क्लोजर प्रोसीजर बना दिया गया, पेनल्टीज़ बना दिया गया कि अगर आप अंदर से कोई भी चीज़ बाहर लीक करते हैं तो इतने रुपए की पेनल्टी लग जाएगी। सो इस तरीके से जो भी अंदर काम करते हैं उनके लिए रूल्स बना दिए गए हैं। ऐसे ही आप देखिए कि जो सेबी अंडर राइटर्स रेगुलेशन 1993 एक्ट है, ये अब तो आई थिंक इसका कोई मतलब रह नहीं गया है। अंडर राइटर क्या होता है कि जैसे कोई बैंक है, तो अगर वो किसी को लोन दे रहा है तो वो देखेगा कि इस आदमी के पास कल को लोन चुकाने के लिए असेट्स क्या क्या है ना। ऐसा हो सकता है कि वो आपकी सैलरी देखे, ITR देखे, आपका देखे कि भाई आपके पास प्रॉपर्टी कितनी है, तो उसके आधार पे आपको लोन दे। सो दिस इज कॉल्ड एक तरह से अंडर राइटिंग, यानी कि एक गारंटी टाइप आप मान लीजिए, है ना। सो यहाँ पे अब तो ये एक्ट रिपील हो गया। सो ये भी, ये सारा का सारा चीज़ जो थी ये भी सेबी के हाथ में उस टाइम पे हुआ करती थी। सो ये सारी चीज़ें वही हैं। तो हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, इन विच ईयर वर रेगुलेशंस ऑफ अंडर राइटर्स इज इशूड बाय सेबी। सो ये 1993 में हुआ है। ये अभी जो मैंने बताया अंडर राइटर वाला 1993 का, बस इसीलिए मैंने वो डाल दिया है और कुछ नहीं है उसके अंदर। इन विच ईयर डिड सेबी फॉर्मुलेट इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन। अभी मैंने आपको इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन का बताया, वापस से दिखा देता हूँ। ये रहा, ये 2015 का एक्ट है आई थिंक। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, अच्छा इसका नहीं पूछा, वो तो ओवरऑल का हो गया। एक सेकंड देख लेते हैं, सेबी का पूछा है, ये तो ओवरऑल सिक्योरिटीज़ का हो गया ना। सेबी में भी मैंने पढ़ाया है, मुझे ऐसा लग रहा है आपको। इनसाइडर ट्रेडिंग सेबी में कहाँ गया, कौन से एक्ट में है, सेबी में नहीं पढ़ाया क्या? पढ़ाया तो है अभी यार, ठीक है। एक सेकंड रुकिए, ऐसा कैसे हो सकता है यार, मैंने अभी तो बताया था आपको एक्ट 1992 वाला एक्ट है कहाँ, ये रहा, ये रहा सेबी एक्ट 1992। सो इसके तहत जो है आप देखिए कि यहाँ पे मैंने आखिर में भी बताया था, कहाँ गया, ये रहा इनसाइडर ट्रेडिंग वाला, ठीक है। सो ये ध्यान में रखना, 1992 वाला जो मेन सेबी एक्ट है, ठीक है। सो ये वही आपसे पूछा गया है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा वही गया है, ठीक है। ये नहीं पूछा गया था कि वो अब लेटेस्ट में कौन सा एक्ट है, ये इन्होंने सेबी के लिए पूछ लिया कि कौन सा एक्ट था। सो सेबी का एक्ट पूछा है, 1992 का सेबी का एक्ट हो गया। मैं वही देख रहा था कि सेबी का एक्ट पढ़ाया नहीं था क्या। चलिए, फिर आखिरी में स्टॉक एक्सचेंज शेयर बाजार के अंदर कुछ कुछ कमेटीज़ फाइनल और देख लेते हैं। एक LC गुप्ता कमेटी होगी जो 1996 नवंबर में बनाई गई थी। अपॉइंटेड किसने किया था इसको, सेबी ने किया था। इसने क्या रिकमेंड किया था, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर डेरिवेटिव ट्रेडिंग इन इंडिया। जो अभी मैंने बताया ना, बहुत सारी चीज़ों में, करेंसी में, कैपिटल में, बहुत सारी चीज़ों में, एग्रीकल्चर में। सो उस पूरी ट्रेडिंग को जो कैसे रेगुलेट किया जा सकता है, उसके फ्रेमवर्क, नियम कायदे कानून LC गुप्ता की कमेटी ने बनाए थे। इसकी डेट याद रख सकते हैं। फिर एक बलवंत राय कमेटी है ना, बैंकिंग के लिए सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट कमेटी बलवंत राय कमेटी हमेशा पूछता है। सो एक तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, इसमें इसने 3 टियर पंचायती राज सिस्टम को भी जो है इंट्रोड्यूस करवाया था बलवंत राय कमेटी ने। इसके बैंकिंग के नहीं है, सॉरी, ये बैंकिंग की ये नहीं है, बैंकिंग की कौन सी थी, बैंकिंग की अलग थी यार, मेरे दिमाग में आया था अभी, बैंकिंग की होच पोच हो गया। बड़ी इंपॉर्टेंट कमेटी थी, मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। बैंकिंग की कमेटी 1998 की है। एक बार
सर्च करके देखिए 1998 की एक बैंकिंग की कमेटी आ रही है मेरे दिमाग में, वो कौन सी कमेटी थी थोड़ा मैं भूल रहा हूँ, लेकिन एनीवेज बलवंत राय कमेटी अभी जो है ये आपका 3 टियर पंचायत का सिस्टम होता है ना, जिसमें 3 भाग हो सकते हैं। एक विलेज लेवल का ग्राम पंचायत होगा, उससे बड़ा ब्लॉक लेवल पंचायत समिति हो गया, उसके बड़ा जिला परिषद हो गया, जिसको हम ऐसे करके जो है 3 टियर में भी बांट सकते हैं। ये हम पॉलिटी में देखेंगे। इसके अलावा रिकमेंडेशंस वर एक्सेप्टेड बाय नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इन 1958, तो ये हो गया। इसके अलावा दिनेश गोस्वामी कमेटी हो गया है ना, ये 1990 में बनती है फॉर इलेक्टोरल रिफॉर्म से। कुछ कुछ कमेटियां हैं और कुछ नहीं है। सो इसने क्या रिकमेंड किया, स्टेट फंडिंग इन काइंड टू पॉलिटिकल पार्टीज। अगर कोई भी स्टेट फंडिंग देनी है पॉलिटिकल पार्टी को, वो इसने कैसे लेनी है वो रिकमेंड किया। कैंडिडेट शुड नॉट कॉन्टेस्ट इलेक्शन फ्रॉम मोर देन 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ये भी इसी ने कमेटी ने बोला था। किसी ने देखा क्या वो कौन सी कमेटी है? चलिए ये वाला हो गया। ये यहाँ पे सारा ख़त्म होता है रामबाण 4.0 का। एक सेकंड रुकिए, मेरे को दिमाग में क्यों भूल रहा है वो कमेटी, एक सेकंड वो भी मैं बता ही देता हूँ, नहीं तो दिमाग में ही रह जाएगा। बैंकिंग रिफॉर्म वाली कमेटी थी नरसिम्हा कमेटी, हाँ मैं भी वही सोच रहा था कि दिमाग से घूम क्यों रही है। नरसिम्हा कमेटी थी 1988 वाली, ठीक है। सो वो 92 में 98 में 2 बार जो उसको बनाया गया था। एनीवेज, सो ये जो आपने कंटेंट पढ़ा अभी जीके रामबाण 4.0 बैच का 0 टू हीरो बैच का पढ़ा है, एसएससी रेलवे दोनों के लिए है, और जीवी कक्षा ऐप से आप इस पूरे कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। एंड आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ कि इसमें मैंने बहुत एक्स्ट्रा ही पढ़ा दिया है। एवन मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा इनके अंदर दम है एग्जामिनर के अंदर की इससे ज़्यादा चीज़ें पूछ ले। लगभग सारी डेट्स भी कवर कर दिए, सारे क्वेश्चन जो इन्होंने करवाए वो भी कवर कर दिए, और फ्यूचर के एस्पेक्ट भी सारे मेरे हिसाब से तो मैंने कवर कर दिए। मुझे नहीं लग रहा है इससे ज़्यादा कुछ भी पूछेगा। और अपनी तरफ से कोशिश की है कि बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें आपको ना बता दी जाएँ कि जिसमें आपके ही सर के ऊपर से निकल जाए कि ये क्या हो रहा है। सो क्योंकि इसमें था बहुत सारी चीज़ें ऐसी, है ना। CGL कब होगा इसके बारे में अभी आने तो दो नोटिफिकेशन, अभी कुछ नहीं पता है ना। अच्छा, मुझे इंग्लिश भी पढ़ानी चाहिए, मैं बेस्ट हूँ, धन्यवाद आपका भाई। पता नहीं मैं क्या क्या पढ़ाऊँगा। हाँ चलिए ठीक है जी जी, सारी कमेटियाँ भी यहाँ पे काम काम की कुछ कुछ मैंने बता दी। और कुछ नहीं, इकोनॉमी अभी ख़त्म नहीं हुई है। मैं बढ़िया हूँ भाई ऐजू भाई। इकोनॉमी अभी ख़त्म नहीं हुई है, अभी एक क्लास कल बड़ी वाली लाइव और होगी, फिर उसके बाद 2 रिकॉर्डेड सेशन आएंगे, तब जाके इकोनॉमिक्स ख़त्म होगी, ठीक है। 2 या 3 रिकॉर्डेड सेशन आएंगे, ठीक है जी। चलिए, हाँ नरसिम्हा कमेटी कौन है ये? खुशू, आपने एकदम से सही बताया, बिल्कुल। जीके बोले तो जीवी सर, जीएस बोले तो भी जीवी सर। धन्यवाद आपका पिकाचू भाई। चलिए चलिए ठीक है भाई, मैक्सिमम बच्चे प्रेज ही कर रहे हैं, बेस्ट ऑफ बेस्ट है सर, धन्यवाद मासूम भाई। चलिए ठीक है ना, तो ये अपना कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको बढ़िया लगा होगा। बाकी सब दोस्तों को भी इस कंटेंट के बारे में बताइए, यही बोल सकता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।